या सरकार माहौल। सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आई होप अमेंडमेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, आराम से अमेंडमेंट्स कवर भी हो रहे हैं, और आपके मन में जो एक डर हुआ करता था अमेंडमेंट को लेकर, शायद जैसा मैं आपको कहता हूं हर बार, अमेंडमेंट से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, शायद अमेंडमेंट का डर अपने आप निकल रहा होगा, क्योंकि दीज आर मियर सर्टेन पार्ट्स में जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत थी वो किया है, जहां पे क्लेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी वो किया है सर। क्लियर, बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते, इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ो विद देयर प्रैक्टिकल एंड लाइव एनवायरमेंट, विद देयर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन एंड एग्जांपल्स। क्लियर, तो सरकार शायद मजा आ रहा होगा, माहौल बन रहा होगा आपके एंड पे, एंड अमेंडमेंट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपके। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो गए, लेक्चर नंबर 3 हम शुरू कर रहे हैं सर। अच्छा, ये जो 2 लेक्चर थे लगभग 2 आवर्स 15 मिनट्स के आसपास के 2 लेक्चर थे सर, दोनों मिला के। क्लियर, चलिए सर, बहुत सारे अमेंडमेंट्स नहीं बचे अभी, आपको पता है अमेंडमेंट नोट्स आपके हाथ में वैसे भी होंगे सर। ओके, तो सर हम शुरू करते हैं अगले अमेंडमेंट जो रिफंड चैप्टर से लेकर है। चैप्टर नंबर 13 जो अपनी बुक में था, रिटर्न्स अंडर जीएसटी, वहां तक हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे। क्लियर, अब अगला अमेंडमेंट आ रहा है आपके लिए रिफंड्स के अंदर। छोटा सा एक पॉइंट ऐड हुआ है, बहुत अच्छा इंपैक्ट है इसका सर। डेफिशिएंसीज इन द रिफंड एप्लीकेशन, जो रूल नंबर 90 सब रूल नंबर 3 था, उसमें लिखा था कि सर अगर मान लो किसी एसएस ने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई और उसमें कोई डेफिशिएंसी है, तो सर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उसकी एप्लीकेशन को रिटर्न कर देगा अलोंग विद द डेफिशिएंसी मेमो, और बताएगा कि साहब ये कमियां है आपकी रिफंड एप्लीकेशन में, आप इसको रेक्टिफाई करके वापस से फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करें। ये इतना सा यहाँ पे लिखा हुआ था रूल नंबर 90 सब रूल नंबर 3 में। अब इसमें तकलीफ क्या थी साहब, तकलीफ क्या थी तुम्हें बताता हूं मैं, जिसकी वजह से ये वाला पॉइंट ऐड हुआ है। क्लियर, और इसका मैंने एनालाइज करके लिखा हुआ है, पर आपको पहले तकलीफ समझ में आएगी तो एनालिसिस अपने आप समझ में आएगा। सरकार तकलीफ ये थी कि जैसे टाइम लिमिट टू क्लेम द रिफंड, 2 साल का टाइम दे रखा सर, 2 years हैव बीन अलाउड फ्रॉम द रिलेवेंट डेट टू क्लेम द रिफंड। ओके, मान लो सर 2 साल खत्म होने वाले हैं 31 दिसंबर को, मान लो रिलेवेंट डेट से आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है सर। अब आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया कब, 15 नवंबर को। समझना बात को ध्यान से, 15 नवंबर को आपने अप्लाई किया रिफंड के लिए, 31 दिसंबर इज द लास्ट डेट, 2 साल खत्म हो जाएंगे साहब, आपने 15 नवंबर विद इन द टाइम लिमिट अप्लाई कर दिया फॉर रिफंड। अब मान लो 25 दिसंबर जब आप क्रिसमस के टाइम पर, या सर आप विंटर वेकेशन में सर बाहर घूमने गए बच्चों के साथ में, अब साहब पीछे से डिपार्टमेंट का डेफिशिएंसी मेमो आ गया कि आपने जो रिफंड की एप्लीकेशन करी है उसमें ये कमियां थी मालिक, अब उसको रेक्टिफाई करके फाइल करो। अब सर 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को या 26 दिसंबर को आपको डिपार्टमेंट का डेफिशिएंसी लेटर आया, और लास्ट डेट 2 साल की होती है कब, 31 दिसंबर को। अब आप मुझे बताओ एसएससी के पास टाइम तो बचा ही नहीं सर, या मैं तो कह रहा हूं सर 29 दिसंबर को भेजा उन्होंने, अब क्या कर लोगे आप, या मैं तो कह रहा हूं चल 5 जनवरी को भेजा कि ये डेफिशिएंसी थी, अब रिफंड फाइल करने का टाइम लिमिट जो था 2 साल का वो तो निकल चुका है, क्योंकि वो बोलते हैं क्या, डेफिशिएंसी को रेक्टिफाई करके आप रिफंड एप्लीकेशन सबमिट कर रहे, एज अ फ्रेश एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे, ऐसा माना जाएगा। तो 2 साल तो गुजर गए, अब बस सर हवन करेंगे करते रहो भाई। इज इट फेयर, नो, दैट्स वाई सर दिस पॉइंट वाज इंसर्टेड। सर ये प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया इस रूल के अंदर, और उसमें लिखा कि सर जिस दिन एसएससी ने रिफंड एप्लीकेशन सबमिट किया है 15 नवंबर, वहां से लेके जिस दिन डिपार्टमेंट ने उसको डेफिशिएंसी मेमो दिया है, मतलब रिफंड एप्लीकेशन रिटर्न करिए साहब अलोंग विद द डेफिशिएंसी मेमो, सर इस टाइम लिमिट को हम एक्सक्लूड करेंगे, इस टाइम पीरियड को हम क्या करेंगे सर, एक्सक्लूड करेंगे while computing period of limitation of 2 year to claim the refund। अब मान लो सर 15 नवंबर को आपने अप्लाई किया फॉर रिफंड, एंड सर 2 जनवरी को डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि सर ये कमियां थी, रिफंड एप्लीकेशन आपकी उन्होंने सर वापस भेज दिया आपको अलोंग विद द डेफिशिएंसी मेमो, और बोल दिया रेक्टिफाई करके फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करे। तो 15 नवंबर से लेकर 2 जनवरी तक का जो पीरियड था, ये मानेंगे कि वो 2 साल के लिमिट में आ ही नहीं रहा है। अब सर आप एक तरह से मान लो सर ये होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जैक्ट डेज मेरे को नहीं पता, 47 डेज होते हैं सर मान लो, या 48 डेज होते हैं सर, तो सर 48 डेज सर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 2 जनवरी से, 48 डेज के अंदर आप रिफंड एप्लीकेशन कभी भी सबमिट कर सकते हो। तो ये जो टाइम लिमिट था 48 डेज का, वो एक्सक्लूड कर देंगे व्हाइल कंप्यूटिंग टाइम लिमिट ऑफ
2 years। जिस दिन आपने रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करी और जब डिपार्टमेंट ने आपको वापस से डेफिशिएंसी मेमो दिया और फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करने के लिए बोला, दिस टाइम लिमिट विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्लीटिंग टाइम लिमिट टू क्लेम द रिफंड। क्लियर, डन। भारत माता की जय। शायद बात समझ में आई और इसका एनालिसिस भी आपको समझ में आ गया साहब। सर आइए सर अगला पॉइंट, ये रूल्स, रूल नंबर 90, सब रूल नंबर 5 एंड सब रूल नंबर 6 नए इंसर्ट हुए हैं। नए रूल्स इंसर्ट किए डिपार्टमेंट ने। सर ये रूल क्या है बेटा? ये रूल में लिखा है कि अगर मान लो कि कभी किसी एप्लीकेंट ने रिफंड के लिए एप्लीकेशन लगाई है और उसको लगता है नहीं नहीं मेरे को रिफंड नहीं चाहिए, ही वांट टू विड्रॉ द एप्लीकेशन, तो वो विड्रॉ कर सकता है सर। हाँ, उसको सैंक्शन ऑर्डर पास हो गया है या कोई नोटिस इश्यू हो गया है, उससे पहले उसको करना पड़ेगा साहब। क्लियर। और अगर उसने ये एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली तो सर आपको पता है जब रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो भले वो कैश लेजर से रिफंड के लिए अप्लाई कराओ या क्रेडिट लेजर का रिफंड के लिए अप्लाई कराओ, जितना अमाउंट रिफंड के लिए अप्लाई किया उतना अमाउंट उन रेस्पेक्टिव लेजर से कम कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। और अगर वो एप्लीकेशन को विड्रॉ करता है तो दिस अमाउंट विल बी रिक्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर एज द केस में भी रेस्पेक्टिवली। क्लियर, डन। सिंपल सा पॉइंट ये ऐड किया। ये रूल नंबर 90 सब रूल नंबर 5, रूल नंबर 90 सब रूल नंबर 6 दोनों बातें इसी के लिए कहते हैं सर। 5 के तहत विड्रॉ कर सकते हैं और सब रूल नंबर 6 बोलता है कि उतना अमाउंट वापस से रिक्रेडिट कर देंगे उस रेस्पेक्टिव लेजर के अंदर। पढ़ लो सर। रूल नंबर 90 सब रूल नंबर 5 विड्रॉ, हेडिंग दिया है विड्रॉल ऑफ द रिफंड एप्लीकेशन। द एप्लीकेंट में at any time before issuance of provisional refund sanction provisional refund sanction order or final refund sanction order or payment order or refund withhold order or notice, मतलब कुल मिला के डिपार्टमेंट की कार्रवाई शुरू हो गई उससे पहले, ऑर्डर पास हो गया डिपार्टमेंट का या नोटिस इश्यू हो गया उससे पहले, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी रिफंड एप्लीकेशन फाइल्ड ही मे विड्रॉ द सेड एप्लीकेशन फॉर रिफंड बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन। और 96 क्या बोलता है? रूल नंबर 90 सब रूल नंबर 6 बोलता है on submission of application for withdrawal of refund any amount debited from the debited by the applicant from the electronic credit ledger or electronic cash ledger while filing the refund for application while filing refund application, such amount shall be credited back from the, to the ledger from which such debit was made। तो कुल मिला के जितना अमाउंट उसके लेजर से कम किया था उतना वापस डाल देंगे क्योंकि अब वो रिफंड क्लेम नहीं कर रहा सर। क्लियर, ठीक है सर, कोई खास बात नहीं, बहुत टफ बात नहीं, इजी बात है। एक फैसिलिटी दी थी एसएससी को कि अगर वो विड्रॉ करना चाहता है ही कैन डू सो। जैसे मान लो उसने आईटीसी अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी के रिफंड के लिए अप्लाई किया, फिर पता पड़ा सडनली नेक्स्ट मंथ में उसको इतनी लायबिलिटी आ गई कि सर वो आईटीसी यूज आ सकता है, अब पता नहीं रिफंड तो उसको कम मिलेगा, बेटर क्या आईटीसी यूज कर ले सर, तो विड्रॉ कर ले एप्लीकेशन को अगर कोई इस तरह का सैंक्शन ऑर्डर वगैरह पास नहीं हुआ तो। सर अगला अमेंडमेंट तो नहीं है सर, एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया डिपार्टमेंट ने, प्रोवाइजो ऐड किया सर। आपको पता है विथ होल्ड ऑफ रिफंड क्लेम, सॉरी आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, आपका रिफंड बनता भी है, पर अगर आपका कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रहा है या तो फिर अपील में चल रहा है या कोई भी अदर प्रोसीडिंग बिफोर एनी अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट पेंडिंग है साहब, हाँ है ना। और कमिश्नर की ओपिनियन ये है कि उसको लगता है कि सर अगर हमने ये रिफंड अभी इसको दे दिया तो बाद में जो हमको अमाउंट रिकवरी में आएगा अपील के जजमेंट के टाइम पे वो हमसे रिकवर ना हो पाएगा, तो ऐसे केस में वो चाहे तो सर इस रिफंड को विथहोल्ड करने का ऑर्डर पास कर सकता है। ये पहले भी था अभी भी है, पर अब ये प्रोवाइजो ऐड किया बेटा, हाउएवर वेयर द प्रॉपर ऑफिसर और द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट द रिफंड इज नो लॉन्गर लायबल टू बी विथहेल्ड, ही मे पास द ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ विथहेल्ड रिफंड। तो सर उसको लगता है कि ड्यूरिंग एनी अभी भी प्रोसीडिंग पेंडिंग ही है, देखो प्रोसीडिंग फाइनल हो गई, अपील आप जीत गए तो रिफंड मिलना ही मिलना है, उसके बाद तो विथहोल्ड करने का कहानी नहीं आता सर। पर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग इटसेल्फ उनको लगता है किसी भी टाइम पे कि सर नहीं ठीक है सर इसको रिफंड दे देना चाहिए, विथहोल्ड नहीं करना चाहिए, तो इसी केस में आपको रिफंड दे देंगे, रिफंड विल बी अलाउड टू द एसएससी, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, कोई खास बात नहीं। सरकार आइए, फिर हमने जब सेक्शन नंबर 54 सबसेक्शन 3 पढ़ा था रिफंड ऑफ आईटीसी, तब हमने पढ़ा था कि अगर आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया है, अगर आपने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला सप्लाई किया है तो ऐसे केस में अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का आपको रिफंड मिलता है। अब जब इसमें हमने एक्सपोर्ट की बात करी थी कि अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज, अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर द कवर ऑफ अ बॉन्ड या एलयूटी, तो ऐसे केस में सर एक्सपोर्ट अलाउड है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, बट
उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस का आपको आईटीसी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उस इनपुट और इनपुट सर्विस का आप आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में यू कैन क्लेम द रिफंड ऑफ सच अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज विच आर यूज्ड इन सच एक्सपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज। क्लियर, समझे मेरी बात? पर उसमें कंडीशन थी और अभी भी है, नो रिफंड ऑन एक्सपोर्ट्स इज अलाउड इफ एक्सपोर्ट्स आर लायबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। यहां लिखा हुआ था कि सर आपको कोई रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी नहीं मिलेगा इन केसेस वेयर गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर आपकी गुड्स जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो ऐसे केस में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट ने अगर किसी गुड्स के एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, इट मींस गवर्नमेंट डोंट वांट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। If the government don't want to promote the export of that particular goods, then why should the refund be allowed of unutilized ITC? इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर किसी गुड्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है तो हम उसके अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड नहीं देंगे। वी डोंट वांट टू प्रमोट सच एक्सपोर्ट। अब सर उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन ये आया जिसके लिए सर्कुलर इश्यू किया ये वाला कि सर अगर किसी गुड्स पर, देखो कस्टम्स में शेड्यूल 2 दो शेड्यूल है सर कस्टम टैरिफ में। शेड्यूल 1 इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कितना कस्टम लगेगा, शेड्यूल 2 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम कितना लगेगा। अगर कोई गुड्स शेड्यूल 2 में कवर ही नहीं है साहब, मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी लग नहीं रहा सर। सेकंड, अब क्वेश्चन क्या है सर, अगर कोई गुड्स शेड्यूल 2 में कवर है पर अगर उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी एग्जेम्प्ट करी हुई है, मालिक कोई नोटिफिकेशन देखे एग्जेम्प्ट किया हुआ है एक्सपोर्ट ड्यूटी उन गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर, भले वो शेड्यूल 2 में कवर है, या फिर वो गुड्स शेड्यूल 2 में कवर है विथ नील रेट ऑफ ड्यूटी। तो क्वेश्चन आता है कि अगर कोई गुड्स जो शेड्यूल 2 में कवर है सर, भले ही उस पर रेट ऑफ टैक्स एग्जेम्प्टेड है, रेट ऑफ टैक्स नील है, या उस पर अलग से एग्जेम्पशन देके एग्जेम्प्ट किया हुआ उन गुड्स को, क्या ऐसी गुड्स के लिए भी रिफंड अलाउ नहीं होगा? चलो आपका दिल क्या कहता है? सर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए शेड्यूल 2 में उन गुड्स को इंक्लूड किया पर एक्सपोर्ट ड्यूटी एग्जाम कर दी उन गुड्स पे, या उन गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स कितना है, नील। तो आप मुझे बताओ अल्टीमेट गवर्नमेंट का एम क्या था, गवर्नमेंट का सर इंटेंट क्या था? इंटेंट था कि सर जिन गुड्स को हमको प्रमोट नहीं करना है एक्सपोर्ट के लिए, उसके लिए हम रिफंड भी अलाउ नहीं करेंगे उनके अनयूटिलाइज आईटीसी का। हाँ है ना? आप मुझे बताओ अगर कोई गुड शेड्यूल 2 में कवर ही नहीं है या कवर है विथ नील रेट ऑफ टैक्स या उन पर ड्यूटी एग्जाम करी हुई है, तो सर इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही है ना, और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही, तो ऐसे केस में सर इट मींस गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ दोज गुड्स। कोई डीमोटिवेशन की बात आई नहीं रही वहां पे, इसलिए ये सर्कुलर इश्यू करके बोला कि साहब कोई बात नहीं, अगर कोई गुड्स शेड्यूल 2 में कवर है पर अगर उस पर रेट ऑफ टैक्स नील है, सॉरी अगर उस पर रेट ऑफ टैक्स क्या है, नील है, या वो गुड्स को क्या किया हुआ है, एग्जिम किया हुआ है गवर्नमेंट ने, या कोई गुड्स शेड्यूल 2 में कवर ही नहीं है, तो ऐसे केस में दोज गुड्स आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी अंडर सेक्शन नंबर 54 सबसेक्शन 3। वहां हम रिफंड के लिए मना नहीं करेंगे। क्लियर मेरे मालिक? डन। तो रिफंड मिलेगा उस केस में सर। ये सर्कुलर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, शायद पूरी बात समझ में आ गई सर। तो ये जो वर्ड था ना आर सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, इसका मतलब है कि एक्चुअल एक्सपोर्ट ड्यूटी लगना चाहिए। अगर एक्चुअली एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है तो ऐसे केस में वो पॉइंट सर यहाँ पे कवर हो जाएगा और ऐसे गुड्स के रेस्पेक्ट में सर अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। समझे आप मेरी बात बच्चों? सर इसीलिए सर अगर एग्जाम क्या है, नील रेट है, तो सर चलेगा, ऐसे केस में आपको रिफंड अलाउ होगा, कोई दिक्कत नहीं मालिक। क्लियर? डन सरकार। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम सर। सर रिफंड चैप्टर पूरा जहां ये 2-3 चेंज थे हल्के हल्के, अब एक लास्ट में एक सर्कुलर एक नोटिफिकेशन मैंने और ऐड, मैंने तो क्या किया, सरकार ने ऐड किया, जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है इस चैप्टर के एंड में मैंने एक टॉपिक दिया सर। सर हमने ये सेक्शन नंबर 77(1) या 19(1) पढ़ा था सर, रिफंड ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 77(1) और सीजीएसटी एक्ट ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन नंबर 19(1) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। मैं तुम्हें बोल देता हूं वहां पर सेक्शन, ये रहे दोनों सेक्शन यहाँ पे दे रखे सर। अगर कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट थी, इंट्रा विद इन द स्टेट, और उसको आपने गलती से इंटर स्टेट सप्लाई समझ के, क्या समझ के, इंटर स्टेट सप्लाई समझ के आईजीएसटी पे कर दिया था, तो ऐसे केस में क्या होगा सर आपको पता है सर? ऐसे केस में एज पर सेक्शन नंबर 77 सबसेक्शन 1 आपको क्या करना पड़ेगा, जो करेक्ट टैक्स था विच इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ,
जो आपने रॉन्ग टैक्स पे किया आईजीएसटी, उसका आप रिफंड ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सबसेक्शन 2 बोलता है कि ऐसे केस में हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, हम कोई ब्याज चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट आपने सरकार को टैक्स तो पे किया था साहब। बस करेक्ट हेड में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, हाँ है ना। और सर करेक्ट टैक्स में जब पे किया है आपने टैक्स, करेक्ट हेड में जब आपने टैक्स पे कर दिया सर, उसके बाद आपने जो आपने रॉन्ग टैक्स पे किया था उसका रिफंड आप ले सकते हो। तो सर सेम सेक्शन इंटरस्टेट में भी था कि अगर किसी इंटरस्टेट सप्लाई को आपने रॉन्गली इंट्रा स्टेट समझ के सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया, विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो सर ऐसे केस में विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई, तो ऐसे केस में आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। और सर जो रॉन्ग टैक्स पे किया था आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी, उसका आपको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा साहब। क्लियर, समझे? और हाँ, ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी, ब्याज की कोई बात नहीं आएगी, ठीक है। ये बातें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, हमने भी पढ़ी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब सर यहाँ पे लिखा था रिफंड शेल बी अलाउड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, उसके लिए इन्होंने एक रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 1A ऐड कर दिया, और रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 1A ऐड किया, फिर उसके अंदर कोई डाउट आया तो उसके लिए सर्कुलर भी इश्यू किया, क्लेरिफिकेशन में दिया, ठीक है। तो हम पढ़ रहे सर मैं तुम्हें बताता हूं। पहली बात तो ये है, देखो सर मैंने जानबूझ के यहां पर सब्सिक्वेंटली हेल्ड वर्क को मार्क किया हुआ, दोनों में अंडरलाइन मार्क की हुई और बोल्ड मार्क किया हुआ। उसका कारण क्या है सर? सब्सिक्वेंटली हेल्ड कोई ट्रांजैक्शन जो इंट्रा था, आपने इंटर समझ के आईजीएसटी पे कर दिया, सब्सिक्वेंटली हेल्ड हुआ कि सर ये इंट्रा स्टेट था, तो वो सब्सिक्वेंटली हेल्ड भले ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग पता करा, या सर सेल्फ असेसिन ने खुद नहीं सर इस गलती को पकड़ ली और बोल दिया नहीं साहब गलती हो गई हमसे तो, और हमने गलत हेड में टैक्स पे कर दिया। क्लियर, वाइस वर्सा, समझे मेरी बात? भले वो गलती से सी और एस पे किया इंस्टेड ऑफ आईजीएसटी, या आईजीएसटी पे किया इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों के लिए सेम पॉइंट है सर। क्लियर, तो ऐसे केस में उसको करेक्ट हेड में टैक्स पे करना पड़ेगा, करेक्ट हेड में टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो रॉन्ग टैक्स उसने पे किया उसके लिए फॉर्म नंबर जीएसटी RFD 01 फाइल करके वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द कॉमन पोर्टल पर। हाँ सर 2 साल के अंदर रिफंड क्लेम हो जाएगा, ध्यान से सुनना। रिफंड एप्लीकेशन में भी अप्लाइड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट व्हेन यू मेड द करेक्ट टैक्स पेमेंट अंडर करेक्ट हेड। मतलब सर मान लो 4 साल बाद आपको पता पड़ा कि मैंने तो गलत टैक्स पे कर दिया था साहब, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया, जबकि क्या पे करना था? आईजीएसटी। तो सर करेक्ट हेड में जब आप आईजीएसटी पे करेंगे सर, उससे 2 साल के अंदर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो सीजीएसटी और एसजीएसटी का, एंड वाइस वर्सा केस ऑल्सो सर। क्लियर, समझा आप मेरी बात? पक्का बच्चों, डन। अच्छा, अब इसको क्लेरिफिकेशन दिया डिपार्टमेंट, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं बच्चों। अच्छा, इस रूल के थ्रू बताया गया, रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 1A में बोला कि 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना है। 2 साल कब से? जब से करेक्ट हेड डिफाइन हुआ है, करेक्ट हेड में जब आपने टैक्स पे किया वहां से 2 साल। ओके, और ये रूल कब से आया बेटा? ये रूल इंट्रोड्यूस किया 24 सितंबर 2021 से। क्लियर। अब सर कोई भी नया रूल जब इंसर्ट होता है ना बेटा, अब यहाँ पे टाइम लिमिट दे दी कि 2 साल कब से? जब से करेक्ट टैक्स आया, करेक्ट टैक्स आपने पे किया तब से। पर रूल आया कब से? 24 सितंबर 2021। अब एसएससी क्या बोलेगा? सर ये रूल तो अभी आया, उससे पहले क्या करना क्लेम थे, उससे पहले हम करेक्ट टैक्स पे कर चुके हैं, तो ऐसे केस में 2 साल कब से काउंट करेंगे? तो वहां डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि इन सच केसेस 2 years कब से काउंट करेंगे? अगर मान लो आपने करेक्ट हेड में टैक्स 24 सितंबर 2021 से पहले ही पे कर दिया था, तो कोई बात नहीं, जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया, कब आया? 24 सितंबर, उसके 2 साल में आप रिफंड के लिए अप्लाई कर देना। वैसे ही वो वन टाइम पॉइंट, आगे एग्जांपल भी दे रखे बताता हूं तुम्हें मैं। सर ये सर्कुलर, सबसे पहली बात इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म सब्सिक्वेंटली हेल्ड, वो मैं आपको समझा चुका हूं कि सब्सिक्वेंटली हेल्ड मतलब क्या है। असेसिन ने खुद ने ऑन हिज ओन अकाउंट उसने पता कर लिया, इट वाज फाउंड सब्सिक्वेंटली बाय टैक्स पेयर हिमसेल्फ कि भाई इंट्रास्टेट नहीं इंटर था, या वाइस वर्सा, या फिर और वेयर सच इज फाउंड बाय सब्सिक्वेंटली फाउंड और हेल्ड इज इंट्रा और इंटरेस्टेड बाय द टैक्स ऑफिसर इन एनी प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग के दौरान ऑफिसर ने पता किया कि साहब, ऑफिसर ने बताया आपको डिटरमाइन करके कि ये गलत आपने हेड में टैक्स पे किया हुआ है, चलेगा साहब, दोनों ही इस केस में कवर है। रिफंड के लिए आप एलिजिबल हो, 2 साल में रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, जब आप करेक्ट हेड में टैक्स पे करेंगे उसके बाद। इंटरेस्ट की बात नहीं आती यहाँ पे।
क्लियर सर। अब रिलेवेंट डेट फॉर क्लेमिंग रिफंड, सर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिंपल सी बात है। रिलेवेंट डेट क्या है? 2 साल। 2 साल कब से? जब से करेक्ट हेड में आपने टैक्स पे किया वहां से 2 साल मिलेंगे आपको। क्लियर। और हाँ, अगर कोई करेक्ट हेड में आप टैक्स, ये रूल इंट्रोड्यूस हुआ 24 सितंबर 2021, उससे पहले ही अगर आपने करेक्ट हेड में टैक्स पे कर दिया था तो जिस दिन ये रूल आया, नोटिफिकेशन आया, उस दिन से 2 साल में अप्लाई कर देना रिफंड के लिए, कोई दिक्कत नहीं साहब। चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है, देखते सर। अ टैक्स पेयर ए has issued the invoice dated 10th of March 2018 charging CGST and SGST on a transaction and accordingly paid the applicable CGST and SGST in return for the March 2018 tax period. Okay. The following scenarios are explained here and under. Okay, उसने क्या किया? CGST और SGST पे कर दिया सरकार को मार्च 2018 का जब रिटर्न सबमिट किया उसने तब। ओके सर, फर्स्ट केस, having realized on his own account, चलेगा सर, that the said transaction is an interstate supply, A paid IGST in respect of said transaction on 10th May 2021। भाई ये रूल कब आया? 24 सितंबर 2021 को। अब सर 2 साल कब से काउंट करेंगे? 2 साल काउंट करेंगे 24 सितंबर 2021 से। मतलब ऐसे केस में सर 23 ऑफ सितंबर 2023 विल बी द लास्ट डेट जब तक आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई खास बात नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल, सर देखो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जब आते हैं ना सर्कुलर के, तो इनमें कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बन गया या कोई छोटा सा 2-3 मार्क का कोई क्वेश्चन बन गया, तो वहां ध्यान रखिएगा बेटा। सेकंड, हैविंग रियलाइज्ड ऑन हिज ओन दैट द सेड ट्रांजैक्शन इज एन इंटरस्टेट सप्लाई, ए पेड आईजीएसटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सेड ट्रांजैक्शन ऑन 10th of November 2021, that is after issuance of notification dated 24 September 2021। मतलब सर 24 सितंबर को नोटिफिकेशन आया, उसके बाद उसको समझ में आया कि इंटरस्टेट सप्लाई था और 11 नवंबर 2021 को उसने रिफंड के लिए अप्लाई किया, उसने करेक्ट हेड में टैक्स पे किया। तो सर 10 नवंबर 2021 से 2 साल के अंदर वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। मतलब 9th of November 2023 विल बी द लास्ट डेट जब वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है ऑफ द रॉन्ग हेडेड टैक्स। क्लियर सर। सेम एग्जांपल पॉइंट नंबर 3 और 4 में कि प्रॉपर ऑफिसर ने डिटरमाइन किया, प्रॉपर ऑफिसर और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी has held transaction as interstate supply and accordingly A has paid IGST in respect of said transaction on 10th May। तो अगेन रिफंड के लिए अप्लाई कब कर सकता है मालिक? 2 साल कब से? 24 सितंबर से। मतलब 23 सितंबर 2023 विल बी द लास्ट डेट। सेम वे ऑफिसर ने रिफंड किया कि गलत हेड में आपने टैक्स पे किया, उसने कब बताया साहब? डिपार्टमेंट ने एसएससी को बताया और एसएससी ने टैक्स कब पे किया? 10/11/2022 को। ये तो ऐसे केस में वो रिफंड के लिए अप्लाई कब कर सकता मालिक? सर 9/11/2024 तक, 9th of 11/2024 तक वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है ऑफ द टैक्स विच इज पेड इन रॉन्ग हेड। क्लियर? कोई खास बात? डन। सर यहाँ पे साफ साफ ये कह दिया कि ये जो एग्जांपल दे रखे, ये सर्कुलर में एग्जांपल दे रहे थे, तो डिपार्टमेंट ने भी बोला ये जो एग्जांपल है केवल समझाने के लिए दिए, ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, कोई एग्जॉस्टिव एग्जांपल नहीं है सर। द एग्जांपल्स गिवन आर ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट। क्लियर सर। और जो रूल हमने ये पढ़ा है, ये सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो या आईजीएसटी, दोनों सबके लिए सर सेम रूल है, सारे प्रोविजन सेम है सर। क्लियर? समझे मेरी बात? पक्का। और एक और ये बोल दिया, इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट एनी रिफंड एप्लीकेशन विच हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड वेदर पेंडिंग और डिस्पोज्ड ऑफ बिफोर इश्यूएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन would also be dealt in accordance with the provisions of rule number 18 and sub rule number 1A of the CGST rules। मतलब अगर मान लो कोई ऑलरेडी रिफंड एप्लीकेशन कोई लगा चुका था जिसको डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया वो टाइम लिमिट की वजह से, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट बोला कि जो नया रूल हमने अभी ऐड किया रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 1A, उसके हिसाब से आप देखना कि वो रिफंड एप्लीकेशन विद इन टाइम उसने फाइल करी थी कि नहीं करी थी। अगर कर दी थी तो ऐसे केस में सर उसको रिफंड दे देना साहब, मना मत करना। मतलब ये जो नया रूल है ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई होगा। पुराने केसेस है उनकी फाइल डिस्पोज ऑफ हो गई है या उसकी फाइल पेंडिंग है तो उन पे भी सेम फंडा लगाना जो हमने यहां दे रखा है। ओके क्लियर माहौल सरकार? आइए बढ़ते हैं अगले अमेंडमेंट की तरफ जो मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं ऑडिट एंड रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर के अंदर। सर ये हमने रिटर्न के टाइम ऑलरेडी बात कर ली है कि सर पहले जो जीएसटी ऑडिट हुआ करती थी जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर रुपीज 5 करोड़ क्रॉस होता था उनको जीएसटी ऑडिट करानी पड़ती थी फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट, और along with the annual return reconciliation statement in the form number GSTR 9C ये सबमिट करना पड़ता था उस प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट को।
क्लियर। अब वो सेक्शन क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 5 ही क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और अब बोल दिया सर ऐसा जीएसटी ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। प्लस जिन भी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस होता है इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो उस एसएससी को फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 31 दिसंबर या उससे पहले पहले अलोंग विद द एनुअल रिटर्न एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्लियर। ये रिपीट करी क्योंकि इस चैप्टर का पॉइंट था, इसलिए मैंने यहां रिपीट कर रखी है। आइए बच्चों, ई वे बिल्स। सर ई वे बिल के अंदर दो छोटे से चेंज हुए। फर्स्ट तो कोई खास बात चेंज तो क्या हुआ, फर्स्ट तो एक क्लैरिफिकेशन है केवल। रूल नंबर 138A हमने बात करा हुआ है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जो पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस होता है, ड्राइवर या कैप्टन वगैरह, सर उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे अपने साथ में। क्लियर। तो उसमें आपको वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज टैक्स इनवॉइस। पर सर अगर अगर अब टैक्स इनवॉइस, सुनना बेटा ध्यान से सुनना, ये रहा पॉइंट। अब सर आपको पता है ई इनवॉइस का जमाना आ गया कि अगर किसी भी एसएससी का in any of the preceding financial year from 2017-18 onwards aggregate turnover was exceeding rupees 50 crores, ऐसे केस में उस एसएससी को सर ई इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा B2B ट्रांजेक्शन के केस में या एक्सपोर्ट के केस में, आपको बताया बेटा। अब सर उसने अगर ई इनवॉइस इश्यू किया है तो ऐसे केस में क्यूआर कोड जनरेट होता है सर, और क्यूआर कोड हैविंग एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर, वो अगर उसने अपने किसी भी मोबाइल फोन में या उसने किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रख लिया है, और सर जब प्रॉपर ऑफिसर ने उसका कन्वेंस रोका है फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन और उसने वो क्यूआर कोड प्रेजेंट कर दिया है हैविंग एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर इन इट, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि उसने इनवॉइस रखा हुआ है, उसको फिजिकल इनवॉइस कैरी करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, पहले भी था अभी भी है। अब सर इसको क्लेरिफाई क्या पता है, इशू क्या है, वेदर कैरिंग physical copy of invoice is compulsory during movement of the goods in case where suppliers have issued e-invoice in the manner prescribed under rule number 48 sub rule number 4 of the CGST rules. Answer is no, absolutely no. जब उसके पास QR कोड है having embedded invoice reference number 8 इन इट, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा, सारी इनवॉइस की इंफॉर्मेशन उसको वैसे ही मिल जाएगी, फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। साफ रूल में लिखा है साहब, क्लियर। यहां लिखा है रूल में कि इन ल्यू ऑफ फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, डन। चलिए सर, बड़ा ही अच्छा अमेंडमेंट हुआ है, शानदार अमेंडमेंट में कह सकता हूं इसको, रूल नंबर 138E के अंदर। सर रूल नंबर 138E में ये वर्ड्स को डिलीट करके कलर चेंज करके बता देता हूं, इन वर्ड्स को लिखा गया है जिसका बहुत ही अच्छा इंप्लीकेशन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पर पहले मैं समझाता हूं रूल नंबर 138E क्या था और अभी क्या है। सर रूल नंबर 138E में लिखा था कि कोई भी पर्सन अगर उसने कंपोजिशन स्कीम लेयर की है और पिछले 2 क्वार्टर के उसने जीएसटी CMP 08 फाइल नहीं किए हुए। सेकंड, ये चार केस में जहां रेस्ट्रिक्शन लगती है मैं वो बोल रहा हूं, पहले तो यहां कोई अमेंडमेंट नहीं, 4 रेस्ट्रिक्शन पहले भी थी अभी भी है। सेकंड, सर अगर आप कंपोजिशन सप्लायर नहीं है, नॉर्मल सप्लायर है, आपने लास्ट 2 टैक्स पीरियड के जीएसटीआर 3B मतलब रिटर्न सबमिट नहीं किया हुआ है, आपने लास्ट 2 टैक्स पीरियड के रिटर्न सबमिट नहीं किए हुए, या फिर आप नॉर्मल एसएससी हो, आपने लास्ट 2 महीने या अगर क्वार्टरली जीएसटीआर 1 सबमिट करने वाला ऑप्शन है आपके पास, तो सर लास्ट 2 टैक्स पीरियड के मतलब मंथली हो या क्वार्टरली हो, आपने जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं किया हुआ, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, या फिर सर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो रखा है तो उस दौरान सर आपके रेस्पेक्ट में कोई ईवी बिल जनरेट नहीं कर पाएगा, न तो सप्लायर, न रेसिपिएंट, न कंसाइनर, न कंसाइनी, न ट्रांसपोर्टर, न ई कॉमर्स ऑपरेटर, न कुरियर एजेंसी, कोई भी ईवी बिल जनरेट नहीं कर पाएगा, भले ही आप सप्लायर हो या रेसिपिएंट हो। 2 मिनट, मतलब किसी ट्रांजेक्शन के अंदर एक सप्लायर होता है, एक रेसिपिएंट होता है, सप्लायर या फिर रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी एक पर्सन अगर ये 4 ऑफेंसेस करता हुआ, मतलब ये 4 डिफॉल्ट कर रखे उसने, अगर इन 4 में से कोई भी डिफॉल्ट अगर उसने किए हुए, किसने, सप्लायर रेसिपिएंट दोनों में से किसी भी एक पर्सन ने, तो उस ट्रांजेक्शन के लिए ईवी बिल जनरेट ही नहीं हो सकता था। अब तकलीफ समझिएगा साहब, मान लो मैं सप्लायर हूं, आप चलो आप सप्लायर में रेसिपिएंट, बस आप सप्लायर ऑफ गुड्स मैं रेसिपिएंट ऑफ गुड्स,
और आपको पता है इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सीडिंग रुपीज 50,000 है तो ईवी बिल जनरेट होगा, और बिना ईवी बिल के गुड्स मूवमेंट नहीं हो सकता सर। और अगर फिर भी किया है तो मामला गड़बड़ है सर। तो सर आप सप्लायर में रेसिपिएंट, आप तो सर एकदम जेन्युइन, और आप तो मंथली टाइमली सब रिटर्न वगैरह सब सबमिट करते हो सर, पर मैं आदमी चोर। सर मैं कस्टमर हूं आपका। अब साहब मैंने अपने रिटर्न सबमिट नहीं किए हुए, लास्ट 2 रिटर्न मान लो, या सर लास्ट 2 GSTR 1 सबमिट नहीं किए हुए, या मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो रखा है, या मैं कंपोजिशन स्कीम वाला हूं तो मैंने लास्ट 2 क्वार्टर के GST CMP 08 सबमिट नहीं कर रखे, तो सर आपका क्या गुनाह? आप तो सप्लायर हो ना सर। आपका धंधा बंद कर दो क्या? आपके कस्टमर चोर तो आप धंधा बंद कर दोगे क्या? आपकी क्या गलती सर? तो सर सब लोगों ने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया और बोला कि यार सप्लायर को तो अपना बिजनेस करने दो ना, उसका तो असल माल बिकेगा, पैसा आएगा, वो मस्त रहेगा तो आप भी मस्त रहेंगे। गवर्नमेंट की रेवेन्यू लेट हो रही है इसके अंदर, कैसे? गुड सप्लाई नहीं होगा तो टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं होगा, टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं होगा तो जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी, लायबिलिटी नहीं आएगी तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा सब। क्लियर? तो सर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हाँ यार बात तो सही है, अब बोल दिया रेसिपिएंट भले ही चोर, अपने क्या करना है यार? सर बोल दिया रेसिपिएंट ने भले ही ये चारों में से कोई भी डिफॉल्ट किए हुए, कोई दिक्कत नहीं है सर, ईवी बिल जनरेट हो सकता है, बस जो सप्लायर है, जो मूवमेंट ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, उसने अगर इन चारों में से कोई भी डिफॉल्ट किया तो उसका आउटवर्ड मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दो ना यार, ताकि वो अपना धंधा नहीं कर पाएगा, वो सेल नहीं कर पाएगा, तो रिटर्न सबमिट करेगा, तो GSTR 1 सबमिट करेगा, और CMP 08 अगर कंपोजिशन वाला तो वो सबमिट करेगा, और रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो रहा तो रजिस्ट्रेशन रिवाइव करवाएगा साहब, है ना? तो सर जो रेस्ट्रिक्शन पहले रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों के लिए थी, अब केवल वो सप्लायर के लिए कर दिए। रेसिपिएंट भले ही चोर हो, कोई दिक्कत नहीं साहब। ओके, ये वर्ड्स काटने से ये इंपैक्ट आया, ये ग्रीन वाले वर्ड्स हटे। देखो ग्रीन वाले वर्ड्स में क्या लिखा होता? इन रेस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज अ सप्लायर और रेसिपिएंट, मतलब सप्लायर हो या रेसिपिएंट, दोनों में से किसी भी एक ने अगर ये चार में से कोई भी एक डिफॉल्ट किया हुआ है तो सर उस मूवमेंट, उस ट्रांजेक्शन के लिए ही ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। पर सर वो वर्ड्स काट दिए और अभी नए वर्ड्स क्या है साहब? इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एनी गुड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपने गुड्स का आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है और उसने अगर इन चार में से कोई भी डिफॉल्ट किए हुए है तो ऐसे केस में सर ईवी बिल जनरेट ना हो पाएगा, कोई भी पर्सन उस ट्रांजेक्शन के लिए ईवी बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। अब रेसिपिएंट भले ही चोर हो, रेसिपिएंट ने चारों में से एक क्या, मैं तो कह रहा हूँ सारे ही डिफॉल्ट किए हुए तो भी ईवी बिल जनरेट कर सकता है, अगर सप्लायर जो आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है उसने अगर इन चारों में से कोई भी ऑफेंस नहीं किया हुआ तो। ओके डन, डिफॉल्ट है ना, ऑफेंस नहीं डिफॉल्ट। क्लियर? डन। ये रूल नंबर 138 छोटा सा अमेंडमेंट पर बड़ा अच्छा अमेंडमेंट, इंडस्ट्री में काम का अमेंडमेंट है ये। आइए सर, सर जो अच्छे अमेंडमेंट होता है ना सर वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं ऑब्वियसली। उसका कारण क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम किया और ऐसे अच्छे अमेंडमेंट्स के बारे में क्वेश्चन बनने चाहिए एग्जाम में, बने ना बने बात की बात है सर। ओके सरकार, ये आपके जीएसटी से रिलेटेड सारे अमेंडमेंट्स कवर हो गए हैं। अब हम बढ़ रहे हैं किधर? कस्टम्स लॉज की तरफ। कस्टम में जहां जहां अमेंडमेंट थे वो भी हम देख लेते हैं मेरे मालिक। आइए बच्चों, सबसे पहले आपको बताया सर कस्टम्स में भी सिस्टम को ऑटोमेटिक करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक। सर कस्टम पोर्टल लॉन्च कर रहा है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने कॉमन पोर्टल जैसे जीएसटी में डिफाइन किया हुआ है वैसे ही सर यहां पे भी डिफाइन कर दिया कॉमन पोर्टल, जहां पे भी काम आएगा। मींस कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक मींस कॉमन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल रेफर टू इन सेक्शन नंबर 154C, है ना? और सर गवर्नमेंट ने जहां पे भी लिख दिया कॉमन, जैसे अभी बिल ऑफ एंट्री वगैरह सब कुछ कॉमन पोर्टल के थ्रू ही होगा, तो सर कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल जिसकी वेबसाइट गवर्नमेंट नोटिफाई करी सेक्शन में 154C में, और सर वो वेबसाइट ही कॉमन पोर्टल कहलाएगी सर, कोई खास बात नहीं सर। आइए मेरे मालिक अगला, हाँ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। सर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, सर वैसे बताता हूं ये एक एडिशनल सेस लगाया गया है ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सर ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो भी गुड्स शेड्यूल 1 में कवर है
उन पर एक एडिशनल सेस लगाया गया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, और जितना बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट है उतना का उतना ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस बनेगा। और पर्पस ऑफ दिस फंड इज टू फाइनेंसिंग द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? उसके लिए फंड कलेक्ट कर रहे हैं। पर मेनी ऑफ द गुड्स, सर मेनी ऑफ द गुड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस सेस, जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए आईसीआई ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस आपके सिलेबस में नहीं रखा है। आपको नॉलेज के लिए मैंने बताया कि यस, ये भी एक टैक्स लग गया है ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन एडिशन टू द बेसिक कस्टम ड्यूटी, और जो वैल्यू होती है इस पर कस्टम्स एक्ट उसी वैल्यू पे लगेगा ये ड्यूटी। और सर दिस इज इन एडिशन टू द बेसिक कस्टम ड्यूटी, और जितना बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है उतना उतना ही लगता है। पर गवर्नमेंट के पास पावर की वजह से इसको एग्जाम कर सकता है, और कई सारी गुड्स को एग्जाम भी किया हुआ सर। इसलिए अब सर सारी गुड्स पे जनरल लगता, जैसे सोशल वेलफेयर सरचार्ज सब पे लगता है, तो हमने पढ़ भी लिया। कुछ गुड्स पे लगता है, कुछ पे नहीं लगता, तो सर ऐसे केस में आंसर, ऐसे केस में ऐसे ही इसको कंसिडर नहीं करता है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि टैरिफ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया फिर आपके लिए। ओके, चलिए सर। तो बहुत लोग तो खुश हो गए, वाह सर 2 पेज कम हो गए, एक तो ये वाला पेज कम हुआ, एक नेक्स्ट पेज भी ये वाला कम हो गया, क्योंकि ये पॉइंट 2 पेज पे जा रहा है ना सर। मजा आया सर, खुश रहो आप, क्या जिंदगी मजे है आपकी सर। चलिए सर, अब आते हैं हम पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अप्लाई सेफगार्ड मेजर्स, सेक्शन नंबर 8B ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। ये फाइनेंस एक्ट 2020 से सब्सिट्यूट हुआ था, जिसको हमने पढ़ा था रिगार्डिंग लेवी ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी। तो जो लेवी ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी था सेक्शन नंबर 8B, उसको रिप्लेस कर दिया बाय फाइनेंस एक्ट 2020, और वहां पर लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू अप्लाई द सेफगार्ड मेजर्स। देखो बेटा, सेफगार्ड ड्यूटी लगाना, देखो ये कब लगता था सर सेफगार्ड ड्यूटी? पहले जब बल्क में इंपोर्ट हो रहा है या होने वाला है, और डोमेस्टिक मार्केट के प्लेयर्स को ये थ्रेटनिंग हो गई थी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कि सर अब हमारा मार्केट खत्म होने वाला है, डोमेस्टिक मार्केट को इंजरी होने वाली है सॉरी, या डोमेस्टिक मार्केट को इंजरी हो गई है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के पास पावर था कि बल्क में जो इंपोर्ट हो रहा है आउट ऑफ इंडिया से, उस पर सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज कर दे। तो सर उस सेक्शन को अब रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने बोल दिया गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो सेफगार्ड मेजर्स इंपोज कर दे, और इन सेफगार्ड मेजर्स इंक्लूड वन ऑफ द मेजर एज चार्जिंग सेफगार्ड ड्यूटी। क्लियर? और 1-2 पॉइंट और ऐड कर दिए कि सेफगार्ड मेजर्स में हम सर ये चीजें भी कर सकते हैं। क्लियर? तो सेफगार्ड ड्यूटी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेफगार्ड मेजर। तो सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया इन्होंने, और इसका ही एक पार्ट बना दिया सेफगार्ड ड्यूटी को। सर मैं पूरा ही सेक्शन 8 भी आपको पढ़ा देता हूं साहब इसमें छोटे छोटे अमेंडमेंट भी किए, पर साथ में पूरा पढ़ा देता हूं आपको। सॉरी, यहाँ खांसी हो रही है सर, अभी गला खराब हो गया है, ठंड भी बहुत है सर अभी तो। ओके सर, और जो ये अमेंडमेंट लेक्चर मार्च में देखेंगे वो सोचेंगे कि सर कहाँ ठंड है, आप कैसी बात करते हो सर। तो सर पढ़िए, circumstances in which safeguard measures can be imposed। सबसे पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी कैन इम्पोज द सेफगार्ड मेजर इफ it is satisfied that any article is imported into India in increased quantity and such increased quantity of import of such goods is causing or threatening to cause serious injury to domestic industry। तो सर ऐसे केस में सर these measures can be imposed by issue of a notification in the official gazette। अब सर सबसे पहले बात इंपोर्टेंट टर्म्स, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है सर? डोमेस्टिक मार्केट उस पर्टिकुलर गुड्स का, मान लो ये पेंसिल मैन्युफैक्चरर है देश के अंदर सारे लोग, तो उनका इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्री मींस द प्रोड्यूसर्स एज अ होल ऑफ द लाइक आर्टिकल और अ डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव आर्टिकल इन इंडिया, या फिर whose collective output of the like articles or a directly competitive article in India constitute a major share of the total production of the said article in India। क्लियर? तो कुल मिला के वही इंडस्ट्री जिसमें आप डील कर रहे हो उस गुड्स का या उससे रिलेटेड गुड्स का जिसका डायरेक्टली लिंक्ड है, उसका डायरेक्टली कॉम्पिटिशन उस गुड्स से, तो सर ऐसे केस में उसके प्रोड्यूसर जो है उनको कलेक्टिवली खड़ा कर दो, समझ जाना वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है सर। सर सीरियस इंजरी मीन्स एन इंजरी कॉजिंग सिग्निफिकेंट ओवरऑल इंपेयरमेंट इन द पोजीशन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सर डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म होने वाली है। थ्रेट ऑफ सीरियस इंजरी मीन्स क्लियर एंड इमिनेंट डेंजर ऑफ सीरियस इंजरी। डेवलपिंग कंट्री नोटिफाई करेगा गवर्नमेंट इन दी ऑफिशियल गजट, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री से अगर इंपोर्ट करते तो सेफगार्ड नहीं लगता। याद है 3% फ्रॉम अ सिंगल कंट्री, मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री तो ईच अप टू 3%, टोटल 9%। वो पॉइंट अभी भी है सर, ठीक है? अभी पढ़ते 2 मिनट के। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया एमिंग टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव मेक इन इंडिया। सर भारत माता की जय होनी चाहिए।
नाउ दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोड्स ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड मेजर्स। क्या क्या सेफगार्ड मेजर ले सकती है सरकार? तो सर द सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज फॉलोइंग सेफगार्ड मेजर्स टू कर्ब द इंक्रीज्ड इंपोर्ट ऑफ एन आर्टिकल फॉर प्रिवेंटिंग सीरियस इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। फर्स्ट, इंपोजिशन ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी, मैंने बोला ना सर, सेफगार्ड ड्यूटी इज वन ऑफ द मोड जो गवर्नमेंट चार्ज कर सकता है। सेकेंड, एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ रेट कोटा, एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ रेट कोटा। अब आप बोलेंगे सर टैरिफ रेट कोटा क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करेगी सर, हर कुछ कंट्रीज के लिए जहां से इंक्रीज इंपोर्ट हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट चाहे तो एक टैरिफ कोटा फिक्स कर देगी कि इतनी क्वांटिटी तक तुम्हारे यहां से इंपोर्ट हुआ तो नॉर्मल रेट ऑफ कस्टम जो लग रहा है वो लगेगा। इससे ऊपर अगर इंपोर्ट हुआ तो ऐसे केस में तुम्हारी कंट्री से जो गुड्स आ रहा है उस पर हम एडिशनल ड्यूटी लगा देंगे, एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे सर। ये देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है। टैरिफ कोटा, टैरिफ रेट कोटा अलाउज अ कंट्री टू इंपोर्ट predetermined quantity of a particular goods at a reduced duty rate. Once this tariff rate quota is met, all subsequently imported goods are charged at a higher rate. तो सर हिंदुस्तान क्या करेगा, एक क्वांटिटी लेवल फिक्स कर देगा कि इस लेवल तक अगर गुड्स आया, इस क्वांटिटी तक लेवल आया तो सर हम नॉर्मल टैक्स लगाएंगे, उसके बाद हम हायर टैक्स लगा देंगे सर। सर इसको बोलते हैं टैरिफ रेट कोटा। देन अदर मेजर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स एप्रोप्रिएट। तो सर पहले जो केवल एक मेजर था कि सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकती है, अब ये 2-3 मेजर रख दिए सर गवर्नमेंट ने, और अपने पास ये पावर और रख दिया कि अदर मेजर्स और भी गवर्नमेंट लगा सकती है जो उनको लगता है रिलेवेंट है। नाउ पॉइंट्स विच मेरिट कंसिडरेशन। सर कुछ पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई खास बात नहीं सर, सिंपल पॉइंट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में एलोकेट टैरिफ रेट कोटा टू सप्लाइंग कंट्रीज हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन सप्लाइंग द आर्टिकल इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। एंड सर गवर्नमेंट क्या करेगी, डिफरेंट टैरिफ रेट कोटा भी फिक्स कर सकती है अलग अलग कंट्रीज के लिए। और हाँ, मिनिमम लेवल ऑफ टैरिफ रेट कोटा क्या रहेगा, लास्ट 3 रिप्रेजेंटेटिव ईयर्स में इनका एवरेज इंपोर्ट कितना था, इन कंट्री से हमारा एवरेज इंपोर्ट कितना था। सर गवर्नमेंट चाहे तो इस तरह से फिक्स कर सकती है, अनलेस अ डिफरेंट लेवल इज डीम्ड नेसेसरी टू प्रिवेंट और रेमेडी सीरियस इंजरी। सर मेजॉरिटी ऑफ द केस में गवर्नमेंट क्या करती है, सर लास्ट 3 साल में आपका एवरेज इंपोर्ट कितना था उतना हम क्या कर देंगे सर, टैरिफ रेट कोटा फिक्स कर देंगे, और इससे ऊपर कुछ आया एक इंपोर्ट किया अगर हमारे देश ने आपकी कंट्री से, तो हम लगा देंगे क्या सर, एडिशनल ड्यूटी, जिसका नाम क्या होगा, सेफगार्ड ड्यूटी सर। ओके, द सेफगार्ड ड्यूटी इज इन एडिशन टू एनी अदर ड्यूटी ऑफ कस्टम्स विच इज लेविड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये एडिशनल ड्यूटी है भाई, कोई रिप्लेस तो कर नहीं रही किसी और को, क्लियर। एंड गवर्नमेंट को पावर दिया था कि वो चाहे तो सर सच क्वांटिटी ऑफ गुड्स को एग्जाम कर सकती है जो गवर्नमेंट समझती है कि इट इज फिट फॉर एग्जामेशन, तो उनको एग्जामेशन दे सकती है, क्लियर। ये पावर गवर्नमेंट को दे दिया, पढ़ लो सर। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट exempt such quantity of any article as it may specify in the notification when imported from any country or territory into India from payment of the whole or part of the safeguard duty leviable thereon। तो किसी भी कंट्री से जो गुड्स आ रहा है उसके लिए गवर्नमेंट चाहे तो सेफगार्ड ड्यूटी को माफ कर सकती है, कम कर सकती है, पार्शियल भी माफ कर सकती है, पूरा भी माफ कर सकती है सर। ओके ठीक सर। अब सर एग्जम्पशन फ्रॉम सेफगार्ड मेजर्स, ये जो है ना ये वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट होता है सर हमेशा। सर सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई गुड्स डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, कहां से हो रहा है सर, डेवलपिंग कंट्री से, तो देश चाहता है हमारा देश कि डेवलपिंग कंट्री डेवलप करे सर, उनको रोके नहीं हम। और सर डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया जो गुड्स जिस पे हमने सेफगार्ड मेजर्स लगाया है वो गुड्स अगर डेवलपिंग कंट्री से आ रहे हैं तो हम सेफगार्ड नहीं लगाएंगे, पर सर एक लिमिट लगा दी सर, पता पड़ा उनको प्रमोट करने के चक्कर में हमारा डिमोशन हो गया है, हमारी बर्बादी चालू हो गई सर। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या सर, टोटल इंपोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल इनटू इंडिया, सर उससे हम कंपेयर करेंगे कि उस पर्टिकुलर कंट्री से जो गुड्स आ रहा है वो अगर अप टू 3% तक का है, अप टू 3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल इन इंडिया फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, क्लियर। तो सर ऐसे केस में हम सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगाएंगे, पर मोर देन 3% हो गया तो पूरे पे सेफगार्ड मेजर लग जाएगा सर। इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में आया हुआ भी है, अपने वैल्यूएशन के चैप्टर के अंदर दे भी रखा है मैंने आपको। ओके सेकंड, पर अगर इफ द गुड्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री, तो ऐसे केस में क्या होगा साहब, तो ऐसे केस में सर डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट किया तो सेफगार्ड नहीं लगेगा, सेफगार्ड मेजर्स नहीं लेंगे, पर सर मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री से आया ईच अप टू 3%, बट टोटल should not exceed 9%, or total import of that particular article from all the developing countries taken together if it exceeds 9%, तो हम ऐसे केस में safeguard measures impose कर देंगे।
और ईच कंट्री शुड बी अप टू 3% ओनली बेटा, है ना, नहीं तो सेफगार्ड लग जाएगा हर उस रेस्पेक्टिव कंट्री के लिए जहां से 3% एक्सीड हुआ है इंपोर्ट। ओके मालिक, पर एक और एग्जाम्शन दिया है, पहले सेफगार्ड ड्यूटी के लिए ये वाला एग्जाम्शन नहीं था मेरे बच्चों, ध्यान देना बेटा। सॉरी, सेफगार्ड ड्यूटी में था ये वाला, आगे एक और पॉइंट आ रहा है। यस सर, ध्यान देना बेटा, अगर 100% ईओयू 100% ईओयू या यूनिट्स इन एसईजेड, सर 100% ईओयू या यूनिट इन एसईजेड ने ये गुड्स इंपोर्ट किया है जिसपे सेफगार्ड मेजर लगा, तो ऐसे केस में हम सेफगार्ड मेजर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग क्या करने वाले, एक्सपोर्ट। पर सर अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनपे स्पेसिफिकली चाहे, अनलेस स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल, तो बात अलग हो जाएगी। या फिर इन होशियारी ने क्या किया, उन गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, ईओयू ने इंपोर्ट किया, एसईजेड यूनिट ने इंपोर्ट किया, और सर उन गुड्स को फिर डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया। वाह भाई, इसलिए तुमको ड्यूटी फ्री अलाउ किया था क्या हमने, तो ऐसे केस में सेफगार्ड लगा देंगे। या फिर उनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स, जो गुड्स इंपोर्ट किया उस पर सेफगार्ड नहीं पे किया इन्होंने, और उनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, तो ऐसे केस में उन गुड्स जो डोमेस्टिक मार्केट में गए उनमें कितना इनपुट ऐसा लगा हुआ जिसपे सेफगार्ड एग्जाम किया था, क्योंकि वो 100% ईओयू या एसईजेड यूनिट ने इंपोर्ट किया था, इसलिए तो सर उतनी यूनिट पे आप लगा दो सर सेफगार्ड ड्यूटी। क्लियर, अब लगा देंगे साहब, क्लियर, डन। तो सर अगला पॉइंट, प्रोविजनल असेसमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो एक बार प्रोविजनल सेफगार्ड मेजर्स भी इंपोज कर सकती है टेम्परेरी, अगर उनको स्टडी करने में टाइम लग रहा है तो। बट सर ध्यान देना बेटा, प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से गवर्नमेंट क्या करेगी, पता करती है कि सर इस तरह का लगाना चाहिए, तो प्रोविजनल सेफगार्ड मेजर इंपोज कर दिया। बट दिस प्रोविजनल सेफगार्ड कैन बी फॉर मैक्सिमम ऑफ पीरियड ऑफ 200 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोजिशन। 200 दिन तक ही सेफगार्ड मेजर रह सकता है ऑन प्रोविजनल बेसिस। 200 दिन में कंफर्म करना है कि सेफगार्ड कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। क्लियर। और अगर फाइनल डिटर्मिनेशन हो गया कि नहीं नहीं सेफगार्ड नहीं लगाना था साहब, तो ऐसे केस में रिफंड कर दिया जाएगा। सर जो प्रोविजनल बेस पे सेफगार्ड ड्यूटी कलेक्ट किया उसको रिफंड कर दिया जाएगा उन सब इंपोर्टर्स को जिसके लिए हमने सेफगार्ड ड्यूटी लगाया था। और अगर कंफर्म हो गया नहीं लगाना ही चाहिए था सर, तो ठीक है उनसे लगा ही लिया वैसे भी हमने तो, ठीक है। एंड सर ड्यूरेशन ऑफ सेफगार्ड मेजर्स 4 साल, 4 साल तक यही रह सकते हैं सर। पर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं सब्सिक्वेंटली इसको वापस से एक्सटेंड करना चाहिए, तो सर हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स ऑफ द केस गवर्नमेंट चाहे तो इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकती है, बट टोटल पीरियड शुड नॉट एक्सीड 10 ईयर्स, जो पहले भी था 4 ईयर प्लस 6 ईयर मैक्सिमम। अच्छा सर दिस एक्सटेंशन कैन बी अप टू सर 6 मोर ईयर्स, मतलब 4 ईयर्स प्लस 10 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 10 साल तक रह सकता है सर ये। ओके ठीक मालिक। अच्छा एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑल मशीनरी प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट, सर ये भली एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम है पर है तो कस्टम ना भाई, सर है तो कस्टम के परिवार का हिस्सा, परिवार से बाहर तो नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी मशीनरी प्रोविजंस है कस्टम्स के, जैसे सर रेट ऑफ ड्यूटी के लिए डिटर्मिनेशन, रेट ऑफ ड्यूटी डिटरमाइन करने के लिए रिलेवेंट डेट, देन असेसमेंट, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी, रिफंड्स, ऑफेंस प्रोविजंस, सारे प्रोविजंस इस पे भी अप्लाई होंगे सर। ये भी परिवार का पार्ट है, कस्टम के सारे प्रोविजन इस पे भी अप्लाई होंगे। और लास्ट पॉइंट जो कोई खास नहीं एग्जाम के लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन नंबर 8B। सर गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया फॉर सेफगार्ड मेजर्स, गवर्नमेंट का डेलीगेट पावर है कि वो चाहे तो सेफगार्ड मेजर्स इंपोज कर सकते हैं बाय इश्यू फॉर नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन जो इश्यू किया है उसको अगर पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है तो वहां देना पड़ेगा नोटिफिकेशन इश्यू करने के बाद, या अब आने वाला तो कमिंग सेशन में पार्लियामेंट में पुट करेंगे, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पुट करेंगे, और मिनिमम पीरियड ऑफ 30 ईयर्स के लिए सर्कुलेशन में रहेगा। और उस दौरान अगर पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि नहीं नहीं ये नोटिफिकेशन जो इश्यू किया वो सही नहीं है, इसको विड्रॉ कर लो या इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो दे कैन डू सो। और उनको लगता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं सर। पर अगर मॉडिफिकेशन किया या विड्रॉ किया तो इट विल हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सर नया नोटिफिकेशन इश्यू किया जाएगा पर इट विल हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अब तक जो हो चुका है वो तो सही था साहब, उसको मानना ही पड़ेगा। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। ये सेफगार्ड मेजर्स के रिगार्डिंग जो पॉइंट थे वो भी पूरा मैंने पढ़ा दिया आपको, खत्म होते हैं। अब आइए मालिक सर अब देखते हैं हमारा और कहां अमेंडमेंट हुआ है। ये जो काउंटर विलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल था जिसको हम प्यार से बोलते हैं क्या, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी, इसमें एक हल्का फुल्का चेंज हुआ, वो भी देख लेते हैं हम। वैसे तो मैं बताता हूं ये होता क्या है। सर अगर ऑन एन इंक्वायरी ये पता पड़ा कि आउट ऑफ इंडिया से गुड्स जो इंडिया में आ रहा है वो बिलो द नॉर्मल प्राइस में आ रहा है, उसका कारण क्या है, आउट ऑफ इंडिया की कंट्री ऑफ ओरिजिन की गवर्नमेंट ने वहां पर सब्सिडी दे रखी है, जिसकी वजह से जो गुड्स इंडिया में आ रहा है
वो कम प्राइस पे आ रहा है, बिलो द नॉर्मल प्राइस में आ रहा है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट हेम्पर हो रहा है, हेम्पर होने के चांस है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन लेगी और बाय इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन सर उन पर काउंटर विलिंग ड्यूटी चार्ज करेगी, उनको काउंटर करेगी सर, हाँ है ना, सो दैट इंपोर्टेड गुड्स बिकम्स इक्विवेलेंट टू डोमेस्टिक मार्केट, हाँ है ना बेटा, क्लियर। पर यहाँ पे एक पॉइंट था जो अभी भी है सर, एंटी सर्कमवेंशन मेजर इन रेस्पेक्ट ऑफ काउंटर विलिंग ड्यूटी, हमने पहले पढ़ा हुआ है सर, सेम पॉइंट है एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी सर अगर गवर्नमेंट ने मान लो काउंटर विलिंग ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्सिडाइज आर्टिकल चार्ज किया और उस एक्सपोर्टर ने क्या किया, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर ने मिलकर क्या किया, ऐसा दिमाग लगाया जिसकी वजह से काउंटर विलिंग ड्यूटी लगे ही नहीं। क्या दिमाग लगाया, कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज कर लो, गुड्स को अनअसेंबल्ड डिसअसेंबल्ड फॉर्म में मंगा लो सर, या फिर गुड्स का डिस्क्रिप्शन या नाम या कंपोजिशन चेंज कर दो, सो दैट जब इंपोर्ट हो उसका सर टैरिफ चेंज हो जाएगा, कस्टम ऑफिसर उसको समझ नहीं पाएगा कौन सा गुड्स है, एंड सर उस पर सब्सिडाइज गुड्स वाला जो ड्यूटी लगाया गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा वो नहीं लग पाया। तो ऐसे केस में अगर इस तरह का काम किया तो उसको बोलते हैं क्या, सर्कमवेंशन मेजर। उन्होंने क्या किया है, सर्कमवेंस करी ड्यूटी को, मतलब सर ड्यूटी नहीं लगे उसके लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ करिए। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट के पास पावर है कि सर एंटी सर्कमवेंशन मेजर लगा दे, और ऐसे केस में गवर्नमेंट को जैसे ही पता पड़ता है गवर्नमेंट इमीडिएटली सर इन गुड्स पर भी क्या लगा सकती है, काउंटर विलिंग ड्यूटी लगा सकती है। बट वो काउंटर विलिंग ड्यूटी कब से लगा सकती है, रेट्रोस्पेक्टिव पर, रेट्रोस्पेक्टिव कब से, उसके लिए यहां पे ऐड किया सर वर्ड्स, ये वर्ड्स ऐड किए कि सर ऐसा अगर पकड़ा गया तो हम काउंटर विलिंग ड्यूटी चार्ज करेंगे, बट फ्रॉम सच डेट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। मतलब ऐसे केसेस में जहां आदमी ने सर्कमवेंशन करने की कोशिश करी, अवॉइड करने की कोशिश करी इस ड्यूटी को बाय वे ऑफ ऑल्टरिंग डिस्क्रिप्शन, नेम, कंपोजिशन या अनअसेंबल्ड या डिसअसेंबल्ड फॉर्म में इंपोर्ट, या कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज कर दिया, कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट चेंज कर दिया, या अदर मैनर से, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट उस पर काउंटर विलिंग ड्यूटी चार्ज कर सकती है, बट फ्रॉम अ डेट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी। तो जिस दिन गवर्नमेंट ने उस केस पर इंक्वायरी शुरू करी उस दिन या उसके बाद से काउंटर विलिंग ड्यूटी उन गुड्स पे चार्ज हो सकता है, उससे पहले के लिए और ज्यादा रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। क्लियर, ठीक सर। अच्छा, सेम ये जो हमने पढ़ा ना बेटा यहां से यहां तक, ये सेम अमेंडमेंट आगे एंटी डंपिंग ड्यूटी पढ़ने वाला है, उसमें भी सेम टॉपिक है एंटी सर्कमवेंशन, उसमें भी सेम वर्ड्स ये ऐड किए सर। ठीक है, चलो बात कर लेंगे जब एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात आएगी तब। अभी एक बात और सर, काउंटर विलिंग ड्यूटी कैन बी इम्पोज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years सर, यस ये रहा, गवर्नमेंट कैन चार्ज काउंटर विलिंग ड्यूटी अप टू 5 years, पर अगर इनको लगता है कि नहीं इस पीरियड को और एक्सटेंड करना है तो आफ्टर हैविंग रिव्यू गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मार्केट में रिव्यू करेगी, सर्कमस्टेंसेस रिव्यू करेगी और देखेगी कि इसको एक्सटेंड करना कि नहीं करना, तो दे कैन इंक्रीज इट अप टू 5 more years। तो सर पहले क्या था, ऑफ 5 year, तो अगर मतलब एक्सटेंशन देना तो पूरे 5 साल का एक साथ देना ही पड़ेगा, तो ऑफ वर्ड ग्रामेटिकली सही नहीं था, तो ऑफ काट के क्या किया, अप टू कर दिया, कोई मेजर चेंज नहीं है। तो सर पहले भी 5 साल था, 5 साल प्लस 5 साल था, अभी भी 5 साल प्लस 5 साल है, 5 year प्लस 5 year, अप टू 5 years। क्लियर, प्लस गवर्नमेंट चाहे तो इसको रिवोक भी कर सकती है टेम्पररी बीच में, और अगर रिवोक किया है, इफ द सेड ड्यूटी इज रिवोक्ड टेम्पररीली द पीरियड ऑफ सच रिवोकेशन शैल नॉट एक्सीड 1 year एट अ टाइम। मतलब एक बार ही लगा दिया फिर गवर्नमेंट को लगा कुछ टाइम के लिए नहीं रिवोक कर देना चाहिए, तो मैक्सिमम 1 year एट अ टाइम गवर्नमेंट कैन रिवोक दिस ड्यूटी। ओके डन। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बेटा, 5 years के लिए ये ड्यूटी लग सकती है, फिर अपॉन रिव्यू गवर्नमेंट को लगा कि सर इसको एक्सटेंड करना चाहिए तो अप टू 5 more years के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, पर ये रिव्यू कर रही गवर्नमेंट और देख रही 5 साल के लिए एक्सटेंड करेगा ना करे, ये सोचने में वक्त लगता रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि रिव्यू, इफ रिव्यू इज नॉट कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 5 years then the duty may continue to remain in force pending the outcome of such review for a further period not exceeding 1 year। मतलब 5 साल निकल गए और गवर्नमेंट रिव्यू करेगी एक्सटेंड करे कि नहीं करे, और अभी तक रिव्यू पूरा नहीं हुआ, गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल नहीं आया, तो सर 1 साल के लिए और कंटिन्यू हो सकता है, और उसमें डिसीजन आ सकता है कि ये 5 साल तक कंटिन्यू और आगे होगी कि नहीं होगी, या कितने पीरियड के लिए एक्सटेंड करना है। ठीक है सर, और बीच में अगर रिवोक करना रिवोक कर सकता है, बट रिवोकेशन का पीरियड एट अ टाइम कैन नॉट एक्सीड 1 year, कोई खास बात नहीं सर। ओके अब सर काउंटर विलिंग ड्यूटी के लिए भी सेम एग्जामिशन दे दिया बेटा, ध्यान देना बेटा, पहले काउंटर विलिंग ड्यूटी के लिए ये वाला एग्जामिशन नहीं था जो हमने पढ़ा अभी अभी थोड़ी देर पहले के लिए, सेफगार्ड मेजर्स के लिए सेम पॉइंट ऐड किया, और सेम पॉइंट है कहां पर, ईओयू में भी सर, एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी सर। अच्छा ध्यान देना, पहले सेफगार्ड मेजर्स, सेफगार्ड ड्यूटी के अंदर लिखा था 100% ईओयू
या एसीजेड और फ्री ट्रेड जोन भी लिखा था। अब तो 100% ईओयू और एसीजेड ही लिखा है तीनों जगह पे, सेफगार्ड मेजर्स में भी, काउंटर विलिंग ड्यूटी में भी और एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए भी सेम पॉइंट है। और तीनों में 100% ईओयू या एसीजेड की यूनिट ने कोई गुड्स अगर इंपोर्ट करी तो ऐसे केस में सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज नहीं होगा अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल, या फिर सर जो गुड्स इन्होंने इंपोर्ट किया इन्होंने एज इट इज डीटीए में, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में ट्रांसफर कर दिया, या उनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में इन्होंने मार्केट में बेच दिया, तो सर जितना मटेरियल काम आया था उन आउटपुट गुड्स को बनाने के लिए उस मटेरियल पे क्या लग जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेफगार्ड ड्यूटी या सर काउंटर विलिंग ड्यूटी चार्ज कर देंगे, जो एग्जाम किया था क्योंकि 100% ईओयू या एसीजेड ने इंपोर्ट किया था इसलिए। क्लियर? अगर इन लोगों ने उन गुड्स को या उनसे बनने वाले आउटपुट गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया तो। क्लियर मालिक? ठीक है सर, कोई खास बात नहीं है। अब सर एंटी डंपिंग ड्यूटी में कहा अमेंडमेंट था वो भी देख लेते हैं हम। यही सेम अमेंडमेंट थे सर, तो जो हमने यहां पढ़े, एक तो एंटी सर्कमवेंशन मेजर इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगर किसी ने एंटी डंपिंग ड्यूटी बचाने के लिए सर क्या क्या कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज कर दिया, वही गुड्स को असेंबल डिसअसेंबल फॉर्म में लिया है, या ऑल्टरिंग द डिस्क्रिप्शन नेम और कंपोजिशन ऑफ द आर्टिकल या एनी अदर मैनर, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को जैसे ही पता पड़ता है गवर्नमेंट चाहे तो एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज कर सकती है, बट फ्रॉम अ डेट not earlier than the date of initiation of the inquiry as the central government may by notification in the official gazette specify। क्लियर? तो सेम वर्ड जो हमने अभी पढ़े काउंटर विलिंग ड्यूटी में सेम यहाँ पे ऐड कर दिए कि जिस दिन गवर्नमेंट इंक्वायरी इनिशिएट करती है उस दिन से पहले जो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुके हैं ऐसे केसेस में एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज नहीं होगा। ओके, तो जिस दिन इंक्वायरी इशू किया उस दिन, जिस दिन इंक्वायरी शुरू किया उस दिन से या उसके बाद वाले पीरियड के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज हो सकता है इन केसेस में। ओके मालिक? ठीक। और सेम ये रिप्लेस किया पॉइंट साहब और यहाँ बोल दिया 100% ईओयू या एसीजेड यूनिट ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज नहीं होगा अनलेस इफ इट इज स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल टू देम, या फिर ये सेम आर्टिकल इन्होंने एज इट इज डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, या फिर इन्होंने इन गुड्स को यूज किया इन मैन्युफैक्चर ऑफ एनी गुड्स और वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, तो ऐसे केस में उस आउटपुट गुड्स में जितना मटेरियल काम आया होगा जिस पे एंटी डंपिंग माफ हुआ था उस पे अब एंटी डंपिंग लगा देंगे सर। कोई खास बात? डन सरकार। अब एक और पॉइंट जो ऐड हुआ उसकी हम बात कर लेते हैं, एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर विलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1B एंड सेक्शन नंबर 9A सबसेक्शन 1B ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट जो इंसर्ट किए फाइनेंस एक्ट 2021 ने। बच्चों नाम से ही थोड़ा वो तो समझ में आ रहा है, चलिए ब्लू है पानी पानी। एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू, एंटी डंपिंग ड्यूटी, डम्प्ड प्राइस में जो इंडिया में आ रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया, पर सर वो भी एब्जॉर्ब कर लिया लोगों ने, उस एक्सपोर्टर ने। या सर काउंटर विलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, सब्सिडी को काउंटर करने के लिए काउंटर विलिंग ड्यूटी लगाया, पर उसको भी उस कंट्री ऑफ ओरिजिन की गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया और सर उससे भी कम प्राइस में गवर्नमेंट ने और उस कंट्री वाले लोगों ने यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चालू कर दी। तो सर कुल मिला के बात यह हो रही है कि हमने एंटी डंपिंग लगा भी दिया, हमने काउंटर विलिंग ड्यूटी लगा भी दिया, तो इट बिकम्स इनइफेक्टिव। सर तो तुम लोग ऐसा करोगे तो हम क्या चुप रहेंगे क्या? गए गांधी जी वाले दिन कि तुम अगर एक चाटा मारोगे तो हम दूसरा गाल आगे करेंगे, तुम अगर एक चाटा मारोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। सर वो यहां लिखा है गुस्सा नहीं करने का सर, ध्यान दीजिए। एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू सुनना बेटा, ये पॉइंट पढ़ना। एन एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर विलिंग ड्यूटी may be considered to be absorbed when export prices of an article from the exporting country or countries decrease post imposition of anti-dumping duty or counter-vailing duty। मतलब उन कंट्री से जहां से गुड्स आ रहा था सर हमने क्या किया, एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर विलिंग ड्यूटी लगाई, तो उन्होंने अपना प्राइसेस और कम कर दिया, और प्राइस कम कर दिया तो हम तो वापस से कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे सर। क्लियर? तो सर विदाउट, अच्छा उन्होंने प्राइस कम कर दिया विदाउट एनी कमेंसुरेट चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच आर्टिकल और एक्सपोर्ट प्राइसेस ऑफ सच गुड्स टू कंट्रीज अदर देन इंडिया, या फिर रीसेल प्राइस ऑफ सच आर्टिकल्स इन इंडिया। सर
इंपोर्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री और कंट्रीज। तो सरकार कुल मिला के हिंदुस्तान में अगर उन गुड्स को रीसेल कर रहे हो उसकी प्राइस में कोई फर्क नहीं आया। वही कंट्री उन्हीं गुड्स को अगर किसी और कंट्री में बेच रही होती है इंडिया के अलावा, उसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं आया। बस उन्होंने क्या किया, अपनी प्राइसेस इतनी कम कर दी कि हमने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर बिलिंग ड्यूटी लगाया था सर, उसके बाद भी उनका गुड्स सस्ते में आ रहा है। तो सर डोमेस्टिक मार्केट की बैंड बजने वाली है। डोमेस्टिक मार्केट में कोई गुड्स मान लो ₹1000 का बन रहा है, मान लो 1000 बन के बिक रहा है साहब, और वो गुड्स इंडिया में आ रहा है 700 रुपये में आफ्टर चार्जिंग बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब सर 700 रुपये में अगर वो गुड्स आ गया आफ्टर चार्जिंग बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो आप मुझे बताओ सर हर आदमी क्या करेगा, इंपोर्टेड गुड्स लेगा। तो सर डम्प्ड प्राइस मारा था बिलो द नॉर्मल प्राइस, या सब्सिडी की वजह से वो 700 में आ रहा था, 300 रुपए की सब्सिडी दी वहां की गवर्नमेंट ने। तो सर गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्जांपल के लिए फिगर्स ले रहा हूं मैं, 300 रुपए का एंटी डंपिंग ड्यूटी या एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगा दिया, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी काउंटर बिलिंग ड्यूटी लगा दिया सर। तो वो गुड्स भी 1000 का हो गया, हमारा गुड्स भी 1000 का हो गया। अब वहां के एक्सपोर्टर ने क्या किया, वहां की कंट्री वाले लोगों ने क्या किया, इन गुड्स को 100 रुपए और सस्ता कर दिया। अब जो गुड्स पहले 700 में पड़ रहा था विदाउट सर 700 में पड़ रहा था इंक्लूडिंग कस्टम्स एक्सेप्ट दिस एंटी डंपिंग और काउंटर बिलिंग ड्यूटी, अब वो गुड्स 600 में आ रहा है। अब हम 300 लगा भी दे तो भी 900 में आ रहा है। इंपोर्टेड गुड्स डोमेस्टिक मार्केट गुड्स कितने का है, 1000 का, हम कौन सा खरीदेंगे, 900 वाला खरीदेंगे सर। बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी अगेन। इसलिए गवर्नमेंट के पास पावर है कि ये सर देखते हुए गवर्नमेंट चाहे तो सर फर्दर स्टेप्स ले सकती है और फर्दर एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर बिलिंग ड्यूटी को बढ़ा भी सकती है गवर्नमेंट सर। क्लियर। तो पहली बात तो ये उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं हुआ। अच्छा, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर बिलिंग ड्यूटी एब्जॉर्ब हुई है, पता कैसे पड़ेगा, या तो वहां के एक्सपोर्टर ने प्राइसेस कम कर दी, कब, या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है, रीसेल प्राइस टू एनी अदर कंट्री चेंज नहीं हुआ है, इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद जब रीसेल करते हैं हम उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, और उन्होंने प्राइसेस कम कर दी। तो ये माना जाएगा कि उन्होंने इन ड्यूटीज को एब्जॉर्व करने के लिए ये काम किया है। तो हम एंटी ऑब्जर्वेशन रिव्यू क्या कर रहे हैं, इन सच केसेस द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में आफ्टर कंडक्टिंग रिव्यू रिकमेंड मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म, वो क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी को भी और काउंटर बिलिंग ड्यूटी को भी। रिकमेंड मॉडिफिकेशन ऑफ द फॉर्म और बेसिस और क्वांटम ऑफ द एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर बिलिंग ड्यूटी आफ्टर रीअसेसिंग द डंपिंग और सब्सिडी मार्जिन और इंजरी मार्जिन। क्लियर। एंड बट ध्यान रखना बेटा, बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस Sir, before proceeding to initiate the investigation to determine the existence and effect of the alleged absorption of anti-dumping duty या counter dumping duty, उस गवर्नमेंट एक बार, हमारी गवर्नमेंट उस फॉरेन कंट्री को एक बार इंटीमेट जरूर करेगी। The designated authority shall notify the government of the exporting country कि आपने इस तरह का काम किया इसलिए हम हमारी ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं। The central government may on the recommendation of the designated authority क्या करेगी, रिकमेंड करेगी। अब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी, मैं रिसोर्ट टू प्रोविजनल असेसमेंट ऑल्सो। अच्छा, जब तक फाइनल नहीं होता तब तक गवर्नमेंट चाहे तो एक बार प्रोविजनल असेसमेंट भी कर सकती है। गवर्नमेंट में रिसोर्ट टू प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ दोज आर्टिकल्स alleged to be absorbing the anti-dumping duty or countervailing duty and may ask for a guarantee from the importer till the time the decision in this regard is taken by the central government। जब तक हम डिसीजन नहीं ले लेते कि हमको इस ड्यूटी को मॉडिफाई करना है कि नहीं करना है, तब तक आप हमको आप जो इंपोर्ट करो उसको हम प्रोविजनली असेस करेंगे और हमको आप एक गारंटी दोगे कि अगर मान लो कल को हमने ये ड्यूटीज बढ़ाई है तो आपको डिफरेंस अमाउंट देना पड़ेगा साहब। क्लियर। और जब डिटरमाइन हो गया है दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर बिलिंग ड्यूटी एग्जिस्ट, ये डिटरमाइन हो गया कि साहब एब्जॉर्ब हुई है ड्यूटीज, तो ऐसे केस में द सेंट्रल गवर्नमेंट में पर्सन टू रिकमेंडेशन ऑफ द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी मॉडिफाई the form or basis or quantum of the anti-dumping duty or counter-billing duty। Clear? समझे मेरी बात बच्चों? Yes. Further, it shall be applicable to the import of such articles retrospectively also, but ध्यान से, not earlier than the date of initiation of the investigation or such other date as may be recommended by the designated authority। तो सर गवर्नमेंट को बाद में डिटरमाइन हो गया कि सर एब्जॉर्प्शन तो हुआ है, तो ऐसे केस में ड्यूटी लगाएगी, रेट्रोस्पेक्टिव भी लगा सकती है मॉडिफाइड फॉर्म को, बट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंक्वायरी या प्रोसीडिंग अंडर दिस प्रोविजन या फिर एज रिकमेंडेड बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। क्लियर। डन। ये एंटी एब्जॉर्प्शन रिव्यू भी शायद आपको पूरा समझ में आ गया।
ओके बच्चों, माहौल तो कुल मिला के आपने हमारा जो एंटी डंपिंग ड्यूटी था या ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी था, काउंटर विलिंग ड्यूटी था, सर उसको भी आपने ऑब्जर्व कर लिया, तो हम कोई कम है क्या सर? हम भी क्या करेंगे, इन ड्यूटीज को बढ़ा देंगे। तुम तीर मारोगे, हम तुम्हें चीर देंगे, समझे? ये बात है अब की बार सर हमारी सरकार। ओके सर, आइए पॉइंट मेरा आपसे ये है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सर कस्टम्स में जो जनरल प्रोविजन वाला हमारा चैप्टर है, सेक्शन नंबर 20 और सेक्शन नंबर 26 वाला जो सेक्शन था सर हमारा, सर जहां पे आपने कोई गुड्स अगर हिंदुस्तान से बाहर भेजी है, एक्सपोर्ट करिए साहब, और वो गुड्स वापस से इंडिया में आ गई है, तो पहली बात तो ये जो हमने पढ़े थे प्रोविजंस में बोल रहा हूं सर, पहली बात तो ये अगर उनके एक्सपोर्ट करने पर आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया था और वो गुड्स अगर विद इन 1 ईयर वापस आ गई है, तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया उसका क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। एंड सर ये रिफंड के लिए आप अगले 6 महीने में अप्लाई कर सकते हो सर। सेकंड बात, इनको नॉर्मल इंपोर्ट की तरह नहीं मानेंगे, कोई नॉर्मल कस्टम ड्यूटी वगैरह चार्ज नहीं होगा, क्लियर? पर हाँ अगर आपने उन गुड्स को एक्सपोर्ट किया था अंडर द क्लेम ऑफ ड्रॉबैक या कोई और बेनिफिट अगर आपने गवर्नमेंट से लिया था ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल्स, तो सर वो एग्जिबिशन क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, और वो बेनिफिट जो आपने गवर्नमेंट से लिए थे वो आपको गवर्नमेंट को वापस से पे करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी। क्लियर सर? उतने अमाउंट का आपको क्या करना पड़ेगा मालिक, कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि सर जो बेनिफिट आपने लिए थे वो एक्सपोर्ट के लिए लिए थे, अब तो हो नहीं रहे सर, वापस आ गए गुड्स, तो वो बेनिफिट वापस गवर्नमेंट को लौटा दो सर। या फिर सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे एक ऐड किया है सर, अमेंडमेंट तो नहीं, मैंने एक ऐड किया पॉइंट, गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर ड्यूटी एग्जिबिशन स्कीम या फिर एडवांस ऑथराइजेशन या डीएफआईए स्कीम में अगर आपने एक्सपोर्ट किया, या एपीजीसी स्कीम में अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया एंड री इंपोर्टेड विद इन 1 ईयर सॉरी, एक्सटेंडेबल टू 2 years विदाउट बीइंग रीमैन्युफैक्चर्ड और रीप्रोसेस्ड थ्रू मेल्टिंग, रीसाइक्लिंग और रीकास्टिंग अब्रॉड, अगर वो कोई गुड्स जिसपे आपने ड्यूटी एग्जिबिशन लिया था अंडर एडवांस ऑथराइजेशन या एपीजीसी स्कीम या डीएफआईए स्कीम एटसेट्रा, और वो गुड्स वापस से 1 ईयर के अंदर आ गया प्लस एक्सटेंडेबल टू 2 years, तो ऐसे केस में सर वो गुड्स जब वापस आएगा, सिंस उनके एक्सपोर्ट पर आपने सर जीएसटी और जीएसटी सेस नहीं पे किया होगा, अब पे कर दो सर। अमाउंट ऑफ आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस लेवेबल एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। सर जब वो गुड्स इंडिया में आ रहा होगा तब कस्टम तो पे नहीं करना आपको, क्योंकि वो एक्चुअली इंपोर्ट नहीं था, आपने एक्सपोर्ट किया, वही गुड्स वापस आ रहा है। पर अगर वो गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होता तो उस पर आईजीएसटी पे करते, जीएसटी कंपनसेशन सेस पे करते, वो पे कर दो सर आप। क्लियर? ठीक सर। अच्छा, एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि अगर कोई गुड्स, इसमें कोई चेंज नहीं सर, अगर कोई गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया, सॉरी अगर आपने कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया भेजा फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स और रिपेयरिंग होके वो गुड्स वापस से इंडिया में आ गया विदाउट बीइंग रीमैन्युफैक्चर्ड और रीप्रोसेस्ड, ओनरशिप ऑफ द गुड्स शुड नॉट चेंज, और वो गुड्स अगर वापस से आ गया विद इन 3 years और एक्सटेंडेबल टू 5 years, तो ऐसे केस में जब वो गुड्स वापस आएगा तो वो गुड्स आउट ऑफ इंडिया रिपेयर हुआ, तो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, आई रिपीट, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स और पार्ट्स और कंपोनेंट्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग, भले ही उसने वो हमसे चार्ज किया या नहीं किया, प्लस क्योंकि फ्री वारंटी में तो हो सकता है उसने चार्ज नहीं किया, प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज, इस अमाउंट पे हमको कस्टम पे करना पड़ेगा, और कस्टम के साथ में आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगते ही, आपको पता है बेटा, हाँ है ना? अच्छा, इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में भी क्वेश्चन आया, हमने बुक में भी सोल्व किया, हमने देखा भी था इस क्वेश्चन को। बस गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक वर्ड को क्लेरिफाई करने के लिए अमेंड किया, पहले यह लिखा था कि ड्यूटी इज लेवेबल ऑन द गुड्स तो इस ड्यूटी वर्ड को काट के गवर्नमेंट ने ड्यूटी, टैक्स और सेस किया, क्योंकि केवल कस्टम ड्यूटी नहीं लगता भाई, टैक्स मतलब आईजीएसटी और सेस मतलब जीएसटी कंपनसेशन सेस, वो भी तो लगते हैं। तो हमने जब पहले पढ़ा था, पहले जो क्वेश्चन सोल्व किया आईसी ने जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, उसमें भी ड्यूटी, टैक्स, सेस तीनों को कंसिडर किया, पर लॉ ने इंप्रूवमेंट इन द वर्ड्स कर दिया, बैड ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ को सही करेक्ट कर दिया, कोई इसमें फर्क नहीं आया, इसकी वजह से कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है सर, लॉ में वर्डिंग सही कर दी, आंसर पहले भी यही थे अभी भी यही है। पहले भी हमने पढ़ते वक्त बताया था कि बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, फिर उस पर आईजीएसटी, फिर जीएसटी कंपनसेशन सेस अगर लगना है तो वो लगता था, अभी भी लगता है, बस वर्ड्स गवर्नमेंट ने ड्यूटी को हटा के ड्यूटी, टैक्स, सेस तीनों लिख दिया सर, ओके। और ये सर्कुलर ऐड कर दिया, इट इज क्लैरिफाइड दैट IGST and GST compensation cess are also leviable along with the custom duty on the aforesaid value, and the exemption is only from the amount of said duty,
टैक्स और सेस ओवर एंड अबाउट द अमाउंट्स ऑफ कैलकुलेटेड, मतलब फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग पे ही टैक्स लगना है साहब, पूरी मशीन की वैल्यू पे टैक्स नहीं लगना है सर, ठीक है। तो सर मान लो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग है 10 लाख, मशीन की कॉस्ट है 50 लाख, तो सर 40 लाख पे एक तरह से एग्जिबिशन है, 10 लाख पे टैक्स पे करना आपको, क्लियर, ठीक है मालिक सर। और हाँ, फोर्थ पॉइंट मैंने ऐड किया पे, गुड्स अदर देन दोज फॉलिंग अंडर सीरियल नंबर 1 2 3 एंड 4, मतलब 1 2 3 के अलावा कोई और केस है जब कोई गुड्स आपने बाहर भेजा, एक्सपोर्ट किया, वापस इंडिया में आ गया, जिसपे आपने कोई कस्टम का बेनिफिट नहीं लिया था, कोई जीएसटी का बेनिफिट नहीं लिया, तो ऐसे केस में कोई कस्टम वगैरह कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है बस। हाउएवर, मतलब ये मैंने पढ़ाया जरूर था, आपको बोला जरूर था ये वाला पॉइंट, बस लिख दिया बुक के अंदर अभी। However, the concessions covered under serial number 1 2 3 and 4 would not be applicable, ये पॉइंट मैंने ऐड किया है, would not be applicable if the imported goods had been exported by a 100% EOU or a unit in free trade zone. फ्री ट्रेड जोन या 100% EOU की यूनिट ने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और वो गुड्स अगर वापस से आ गया तो सर ये एग्जिबिशन उसको नहीं मिलेंगे और नॉर्मल जो कस्टम लगता है वो लग जाएगा साहब, मतलब इट विल बी ट्रीटेड एज इफ दोज गुड्स आर नॉर्मली इंपोर्टेड इनटू इंडिया। सेकंड, द इंपोर्टेड गुड्स हैड बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ पब्लिक और प्राइवेट वेयरहाउस अंडर कस्टम्स। सर आपने क्या किया, गुड्स इंपोर्ट किया, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टोर किया, भले वो प्राइवेट वेयरहाउस हो या पब्लिक वेयरहाउस हो, और वहां से आपने गुड्स क्या कर दिया, वापस एक्सपोर्ट कर दिया, अब वो गुड्स वापस इंडिया में आ गया, तो सर नॉर्मल कस्टम पे करना है ना सर इस पे, तो ये कोई एग्जिबिशन नहीं मिलेगा आपको, क्लियर। एंड थर्ड, द इंपोर्टेड गुड्स फॉल अंडर फोर्थ शेड्यूल टू द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, दैट इज टोबैको प्रोडक्ट्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इन गुड्स को अगर आपने एक्सपोर्ट किया वापस इंडिया में अगर ये आए तो ऐसे केस में नॉर्मल कस्टम लगेगा, नॉर्मल इंपोर्टेड गुड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा इन तीनों केसेस में। वापस बोलता हूं, 100% EOU या फ्री ट्रेड जोन की यूनिट ने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया वापस आ गया, सेकंड प्राइवेट या पब्लिक वेयरहाउस में गुड्स था कस्टम वाले वेयरहाउस में और वहां से एक्सपोर्ट किया वापस आ गया, और थर्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या टोबैको प्रोडक्ट जो शेड्यूल नंबर 4 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट में कवर है, वो गुड्स एक्सपोर्ट किया वापस आ गया, तो नॉर्मल इंपोर्ट मानेंगे, नॉर्मल कस्टम लगेगा, कोई बेनिफिट इस नोटिफिकेशन का नहीं मिलने वाला, क्लियर, डन सर। और इसमें कोई चेंज नहीं था, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, ओके बच्चों, क्लियर, समझे मेरी बात, डन, कोई खास बात नहीं, कोई टफ बात नहीं थी। आइए मालिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी गुड अमेंडमेंट, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, सर हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वो मैं पहले बता रहा हूं, फिर अमेंडमेंट की बात करूंगा मैं सर आपसे। अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है और सर उसके लिए आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी, भले बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग हो या बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन हो, आप कब तक फाइल करेंगे सर? सर बिल ऑफ एंट्री कैन बी फाइल्ड इन एडवांस ऑल्सो इफ इट इज एक्सपेक्टेड, कि अगले 30 दिन में वेसल व्हीकल या कन्वेंस एयरक्राफ्ट जिससे गुड्स इंपोर्ट हो रहा है वो आ जाएगा, तो सर आप एडवांस में भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो, ये बात हमने करी, इसमें कोई चेंज नहीं। सेकंड, पर बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का टाइम लिमिट क्या है? पहले ये था कि जिस दिन वेसल व्हीकल या एयरक्राफ्ट आ रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट वर्किंग डे आएगा, वो खत्म होने से पहले मान लो 14 फेब को वेसल आ गया और 15 फेब भी वर्किंग डे है, तो 15 फेब या 15 फरवरी मान लो पब्लिक हॉलिडे है, तो 16 फरवरी डे एंड तक आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, ऐसा पहले था। सर अभी अमेंडमेंट हो गया एंड बोल दिया कि बिल ऑफ एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एक दिन पहले तक मतलब आज क्या है 14 फेब मान लो, तो 13 फेब या उससे पहले आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है। अब 13 फेब भले ही पब्लिक हॉलिडे कोई मतलब नहीं है मतलब सर जिस दिन वेसल व्हीकल या एयरक्राफ्ट आ रहा है सर उस दिन से पहले वाला दिन खत्म होने से पहले सर आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए, भले वो दिन पब्लिक हॉलिडे हो कुछ भी हो, एडवांस में भी कर सकते हो ना सर, अप टू 30 डेज एडवांस में, तो कर दो ना सर, लेट क्यों करते हो? वो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है, सरकार पढ़िए। सिंस यहाँ पे मेजर इंपैक्ट इंडस्ट्री में, इसलिए मैंने बोला वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा वी नेवर नो यार। द इंपोर्टर शेल प्रेजेंट द बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ द डे इंक्लूडिंग हॉलीडे, साफ साफ लिखा इंक्लूडिंग हॉलीडेज,
बिफोर द एंड ऑफ द डे preceding the day on which the aircraft, vessel or vehicle carrying the goods arrives at the customs station at which such goods are to be cleared for home consumption or warehousing. तो सर जिस दिन वेसल, व्हीकल या एयरक्राफ्ट अराइव होगा जहां उस कस्टम पोर्ट पे जहां से आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, भले वेयर हाउसिंग वाली हो या होम कंजम्पशन, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर, वहां पे आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना, पर कब तक सर? बिफोर द एंड ऑफ द डे प्रेसिडिंग द डे जिस दिन वेसल या एयरक्राफ्ट आने वाला है। मतलब 14 फेब को वेसल या एयरक्राफ्ट आ रहा है तो 13 फरवरी, भले 13 फरवरी पब्लिक हॉलिडे, वी डोंट केयर, 13 फरवरी खत्म होने से पहले पहले। हाँ, गवर्नमेंट के पास पावर है कि सीबीआईसी में इन सच केसेस एज इट में डीम फिट प्रिस्क्राइब डिफरेंट टाइम लिमिट्स फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री विच शेल नॉट बी, वो चाहे तो कुछ केसेस में डिफरेंट टाइम लिमिट भी प्रिस्क्राइब कर सकती है, बट इट शेल नॉट बी लेटर देन द एंड ऑफ द डे ऑफ सच अराइवल। मतलब जिस दिन, जैसे 14 फरवरी है, जनरली लास्ट डेट क्या बेटा 13 फरवरी, पर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ केस में डिफरेंट टाइम लिमिट भी दे सकती है, बट विच शुड नॉट बी लेटर देन 14 फरवरी। मतलब 14 फरवरी डे एंड से पहले पहले आपको फाइल करना पड़ेगा। कुछ केस में अगर अलग से गवर्नमेंट डिफाइन भी करती है तो वैसे किया हुआ भी है, जैसे श्रीलंका और 2-3 कंट्री से डिफाइन करी हुई गवर्नमेंट ने, और वहां से अगर सी पोर्ट से गुड्स आ रहा है तो सर ये एक्सटेंशन दे रखा है गवर्नमेंट ने, पर हाँ वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन पर्पज के लिए आपके सिलेबस में नहीं दे रखा आईसीआई ने। तो आपको 13 फरवरी ध्यान रखना है, 14 फरवरी तो वैसे भी ध्यान रहता है सर अपने को। आइए सरकार अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ध्यान देना बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट पेज था उस पर इलस्ट्रेशन था जो अपनी बुक में ऑलरेडी है, मेन बुक अगर आप रेफर कर रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चन एक बार May 18 में आया था कि कब तक आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो। तो सर सिंस बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का टाइम लिमिट में अमेंडमेंट हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन का पेज दे रखा है सो दैट आप अपने आंसर में भी अकॉर्डिंगली चेंज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर को मैंने चेंज किया है सर, यहाँ पे लिख दिया बिफोर द एंड ऑफ द डे इंक्लूडिंग हॉलीडेज प्रेसिडिंग टू द डे ऑन विच सच वेसल, व्हीकल या एयरक्राफ्ट अराइव्स। क्लियर? तो आप अपना आंसर भी इस अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा बेटा। ओके, इसलिए मैंने ये पेज भी दे दिया आपको। आओ मालिक, अगला सर कस्टम्स का जो एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 25 सर, एग्जम्पशंस, रिफंड्स एंड ऑडिट वाला जो चैप्टर है उसमें दे रखा हमने, वहां पे सेक्शन नंबर 25 गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी गुड्स पर कस्टम्स एग्जाम कर सकता है। इट में भी पार्शियल और फुल, इट में भी कंडीशनल, अनकंडीशनल, ये सेक्शन हमने पढ़ा था। उसमें सब रूल नंबर 4A गवर्नमेंट ने इस बार ऐड किया है, और ऐड करके बोल दिया क्या, अगर किसी गुड्स पे कोई कंडीशनल एग्जाम्पशन दिया है तो सर वो कंडीशनल एग्जाम्पशन केवल 2 साल तक ही रहेगा, और थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, 2 साल के बाद जो नेक्स्ट 31 मार्च आने वाला है वहां तक ही एग्जिस्ट रहेगा। उसके बाद ये एग्जाम्पशन ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा अनलेस इफ इट इज विड्रॉन अर्लियर। पढ़ो, वेयर एनी कंडीशनल एग्जाम्पशन, देखो बेटा कंडीशनल एग्जाम्पशन की बात कर रहे हैं कि ये कंडीशन पूरी करी तो एग्जाम्पशन मिलेगा, जैसे है ना बेटा एंड यूज्ड पेज एग्जाम्पशन, जिसके लिए रूल्स भी दे रखे सर यहाँ पे। इन रूल में हालांकि कोई अमेंडमेंट नहीं है अभी, पर ये भी क्या कंडीशनल एग्जाम्पशन है कि मार्कर बनाने के लिए अगर आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, मार्कर बनाने के लिए अगर आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया तो प्लास्टिक पे कस्टम एग्जाम्प्ट है, तो एग्जाम्पशन जिस दिन दिया उसके बाद जो 2 साल आएंगे वहां तक रहेगा, और उस 2 साल के बाद जब 31 मार्च आएगा उस दिन या उससे पहले पहले उस दिन तक एग्जाम्पशन मैक्सिमम रहेगा, उससे पहले गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया तो बात अलग हो जाएगी सर। पढ़ो, ये मैंने केवल एग्जांपल दिया समझाने के लिए। सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 4A कहता है वेयर एनी कंडीशनल एग्जाम्पशन इज ग्रांटेड सच एग्जाम्पशन शैल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड और वैलिड और रिसाइंडेड। गवर्नमेंट ने पहले ही विड्रॉ कर लिया तो बात अलग हो जाएगी सर। सर सच एग्जाम्पशन शैल बी वैलिड अप टू 31 मार्च फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ग्रांट और वेरिएशन। क्लियर? तो जिस दिन गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन दिया, वो एग्जाम्पशन दिया या उसमें कुछ वेरी किया, तो उसके बाद जो 2 साल आने वाले हैं उस 2 साल के खत्म होने के बाद जो 31 मार्च आएगी उस दिन तक वैलिड रहेगा। मान लो एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो 25 नवंबर को कोई एग्जाम्पशन आया, 25 नवंबर 2021 समझ लीजिए सर, चलो एग्जाम्पशन आया सब, ये कंडीशनल एग्जाम्पशन था सर। क्लियर? तो इसके बाद 2 साल कब आएंगे सर? 2 साल खत्म होंगे सर कब? 24 नवंबर 2023। क्लियर? अब इसके बाद 31 मार्च कब आने वाला है मालिक?
इस दिन तक 31 मार्च 2024 तक ये एग्जामिशन वैलिड रहेगा जो इस दिन दिया था। समझे मेरी बात? हाँ, पहले ही गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया तो बात अलग हो जाएगी सर। ओके, कोई खास बात नहीं है, कोई बहुत टफ पॉइंट नहीं सर। ओके, माहौल सरकार ये था सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 4 है जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू ऐड किया था। आइए सर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब सर नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो केवल एफटीपी के अमेंडमेंट से है। वैसे मैं आपको एक खुश खबर दे देता हूं, एफटीपी सर जो 2015-2020 थी सर, एक एफटीपी 5 साल तक रहती, पर इस गवर्नमेंट ने सर इस एफटीपी को एक्सटेंड किया हुआ है और एक्सटेंड करते हुए पहले 30 सितंबर 2021 तक ये वैलिड थी और यही एफटीपी अभी वैलिड है 31 मार्च 2022 तक। तो जो एफटीपी आपने पढ़ा है वही कंटिन्यू करना है। हाँ, इसके अंदर एक रोड टेप स्कीम नहीं ऐड हुई है जो हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो सर एफटीपी के अमेंडमेंट्स हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। मतलब आपका पूरा जीएसटी कवर हो गया, पूरा कस्टम्स भी कवर हो गया अमेंडमेंट को लेके। शायद आपको टेंशन नहीं आई होगी, रिलैक्स होकर आपने पढ़ा होगा। बस सर केवल कुछ अमेंडमेंट और बचे। बस इसमें क्या मेन तो एक रोड टेप स्कीम है सर जो मैं वो पूरा पढ़ाना आपको सर, वो भी 2-3 पेज का ही, कोई बहुत भारी नहीं है सर। मिलते हैं ब्रेक के बाद एंड खत्म करते हैं एफटीपी को भी। क्लियर? तब तक के लिए जीएसटी के सारे अमेंडमेंट्स और कस्टम के सारे अमेंडमेंट आपके एंड पे कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। माहौल बनाओ, खुश रह के माहौल बनाओ एंड सर जिंदगी ऐसे ही खुश होते ही होके ही बिताइए आप। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।